Thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. I'm Fasi Mehta. I represent the organization called Team Up. We do advisory work. We do also lots of work in the innovation ecosystem. Today, we have partnered with the National Dialogue Forum and Gallup to talk about something which hasn't been talked much at a scale or iske kya issues hain, and that is basically data-driven, evidence-based policy making in Pakistan. सो पॉलिसीज या डिसीजंस तो हम बहुत सारे रोज लेते हैं अपनी रोजमर्रा लाइफ में भी, माइक्रो लेवल पे बिजनेसेस में, मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट्स, और अक्सर ये डिसीजंस जो होते हैं बड़े विम्सिकल होते हैं, आपके गट या इंट्यूशन से ड्रिवन होते हैं, लेकिन रिसेंटली ये भी देखने को मिला है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है वो तभी आती है जब ये फैक्ट्स की बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं, एविडेंस की बेसिस पर लिए जाते हैं। इसमें डेटा का बहुत बड़ा किरदार है। हम आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो किरदार है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लिए हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या ये बहुत स्ट्रक्चर्ड है, क्या ये कल्चरल इशू है, और कुछ और चीज़ों को इसके बारे में इसको जानेंगे डेटा ड्रिवन एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के बारे में। तो मैं क्विकली अपने तमाम पैनलिस्ट का तारुफ करा दूँ। आज हमें ज्वाइन किया हारून खान साहब ने। आप CEO हैं टेरा डेटा के पाकिस्तान में। हारून शरीफ साहब ने फॉर्मर चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पाकिस्तान में। इसके अलावा एज एन एडवाइजर भी सर्व किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम किया है। बिलाल किलानी साहब जो कि मार्केट रिसर्च फर्म के साथ एसोसिएटेड हैं, गैलप पाकिस्तान, डेटा को और मार्केट रिसर्च को बड़ा बेहतर जानते हैं। हमारे दो और पैनलिस्ट हैं, एक डॉक्टर आयशा गौस पाशा हैं जो कि आई होप अब हमें सुन सकती हैं और ज्वाइन कर लिया है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हमने देखा था, आ रहा था। डॉक्टर आयशा गौस पाशा फॉर्मर मिनिस्टर फाइनेंस रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, अभी भी एक मेंबर है, सिटिंग मेंबर है नेशनल असेंबली की। एंड हमारे जो आखिरी पैनलिस्ट हैं वो अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रही हैं, कमल शाज़ब जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट रिफॉर्म में, एंड वो भी इस वक्त। सो मैं अब पहले सवाल जो है स्टार्ट करूंगा आपसे, हारून शरीफ साहब, एंड मैं थोड़ा सा सरनेम बोलूंगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि किन को एड्रेस कर रहा हूँ। ये जैसे कि हमने अभी बात की, स्टार्ट किया कि डेटा ड्रिवन या एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में, उस पर इसमें तो नहीं जाऊंगा कि ये क्या है, लेकिन पाकिस्तान में कितनी एग्जाम्पल्स हैं, आपने भी अपने दौर में कुछ देखा होगा या किया होगा इसके हवाले से काम। और दूसरा मेरा आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या अभी भी पाकिस्तान में ट्रेंड जो है आपकी नज़र में वो बहुत whimsical gut based decision making का है at the senior level where policies are made? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जहाँ तक डेटा का ताल्लुक है, लेकिन उससे पहले तो हमें एक ओवरऑल समझना पड़ेगा कि पॉलिसीज बनाई कैसे जाती। जो पॉलिसीज हैं, अगर आप देखिए, लेट्स से एज एन इकोनॉमिस्ट हमारे पास कोई ऐसा मॉडल है ग्रोथ का जिसको आप कह सकें कि ये पाकिस्तान का एक मुआशी तरक्की का मॉडल है। देखिए ना, सो अभी तक हमारे पास फ्रेगमेंटेड बहुत सारी छोटी छोटी इंटरवेंशंस हैं। जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी तक हिस्टोरिकली जो मेरा तजुर्बा रहा है 30 साल का, अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स। जब हम हाईएस्ट लेवल पर, जब मैं वर्ल्ड बैंक में था, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करता था या चीफ मिनिस्टर से कि जी हमें ये देखिए दुनिया इधर जा रही है, ये पॉलिसी बना लेते हैं। वो थोड़ी देर बाद पॉलिसी जो पीस ऑफ पेपर है वो पॉलिटिशियन को अपील नहीं करता है। अगर आप उनसे कहें कि इस पॉलिसी के अंदर से इतने अरब रुपए का प्रोजेक्ट बनेगा तो सडनली बात समझ में आने लग पड़ती है। तो पहली तो बात आप ये समझिए कि हमें एक ओवरऑल पावर ऑफ पॉलिसी के इसके ऊपर मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ डिपेंडेंट है। हमें उसकी अवेयरनेस और उसकी एक्सपोजर देने की जरूरत है पॉलिसी मेकर को कि व्हाई पॉलिसी इज क्रिटिकल एंड ए पावरफुल टूल। अब आइए आपका सवाल कि जो पॉलिसीज बनती हैं उसके अंदर डेटा का इस्तेमाल होता है या रिसर्च का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। तो आंसर इज कि नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है कि जो इस वक्त हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी है जो सपोर्ट करता है पॉलिसी मेकर को, वो पेटनेज बेस्ड है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। वो जो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट का इंटरेक्शन है, देखें अगर आप उसको बताएंगे कि देखें ये आपकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर ये काम नहीं हो सकता क्योंकि डेटा कहता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज तो लाहौर में नहीं है, बहावलपुर में है, तो वो जो आपका पॉलिटिशियन है वो कहेगा अच्छा डेटा तो ये कहता है, लीजिए मैं आपको तो ट्रांसफर कर देता हूँ।
So the question here is the incentive structure in bureaucracy at the moment is not driven about evidence and data. It is actually driven about, आपको populism, politics, lobbies and patronage. अब ये इसमें cultural aspects भी हैं और इसके अंदर बहुत से aspects develop. So I'm talking more about real politics of policy making या जो हमारा political economy. I will close on that. इसके बावजूद कुछ चीजों के ऊपर पॉलिसीज बनती हैं जो डेटा ड्रिवन होती हैं, लेकिन मोस्टली वो छोटे लेवल पर होती हैं. जैसे मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, या स्टेट बैंक ने कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन की पॉलिसी बना दी, या BISP ने कैश ट्रांसफर्स कर दिए, तो वहां डेटा अवेलेबल है, नादरा का डेटा है, चीजें हैं, एनालिसिस होता है. लेकिन जो स्ट्रक्चरल लेवल की पॉलिसीज हैं जो हमें बड़ा क्लियर नजर आता है कि जी आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस नहीं चला पा रहे, इससे बड़ा क्या एविडेंस चाहिए, लेकिन विल कंटिन्यू टू हैंग ऑन टू दैट. सो ये मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूँ पाकिस्तान की, हाउ थिंग्स वर्क. थैंक यू. दिस ब्रिंग्स मी टू यू बिलाल. आप डेटा के साथ बहुत ज्यादा प्ले करते हैं, एट गैलप सर्विस भी होते हैं. सर्विस की बात करें तो वी डू नो कि the largest survey census which is supposed to happen regularly happened after a very long interval of time. पर जो सबसे खूबसूरत चीज है किसी भी डेटा के एक सैंपल साइज की रियलिस्टिक होने की, वो उसकी क्वालिटी है, वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी है, जिसकी बेसिस पे ये डिसीजंस लिए जा सकते हैं. सो कैन यू आल्सो टेल कि ये क्या वजह है, ये कल्चर, क्या ये टाइम लीनेस है कि जी ये टाइम लगता है सर्वेस करने में, डेटा कलेक्ट करने में, डेटा इकट्ठा करने में, जिसकी वजह से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिशियंस इस लेवल पे डिसीजंस नहीं लेते. आप अपनी एक्सपीरियंस में इसमें क्या समझते हैं, वो मेन रीजंस क्या हैं कि हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की तरफ भी नहीं जा पाते? बहुत शुक्रिया आपने इस पे रोशनी डालने के लिए कहा. मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट होगा. सो I think there is a lot of data that the government is now collecting, and I mean we are a legacy government of the British Raj. और ब्रिटिश राज जो है उसकी एक बहुत ही क्रूशल जो इंस्ट्रूमेंट था वो डेटा कलेक्शन के थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉलोनीज था. So at one time there were less than 70,000 Englishmen who would rule millions of Indians. So Pakistan inherited that infrastructure which created a lot of data, and we continued with that legacy of creating data. So if you look at Pakistan Bureau of Statistics and the surveys that they do, so they do every 2 years, they do a survey of 140,000 individuals across the country, which is called the PSLM, the Household Income and Expenditure Survey. They do a very similar level of survey, which is the labor force survey, which also asks very detailed questions. We are also a country where BISP did the national registry, which was almost equal to a census because they collected data from 30 million individuals over, I think, 3 to 4 years time period. So I think partly the data is, I mean, we also, the government also knows quite a lot about agriculture, so they do a Moza census. And I mean, to the detail of how many bananas does a Pakistani eat, to how much rupee is spent on honey in Pakistan on a per capita basis. All of this data is being generated, but my understanding is that there are no buyers of that data. So to begin with, the data is there, the buyers are not there. Why are the buyers not there? I would think there are two sort of demand shortages. So there is the government sector that is demanding less of data. They would rather act on their hunches, or as Harun Sahab was saying, there is a lot of patronage, there's a lot of power politics, and when there is power and patronage, what use is the data? तो कलम की ताकत जो है, डेटा की ताकत जो है, वो उसका अगर आप उसको पिट कर दें इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ और उसको आप पावर और मिलिट्री इंटरेस्ट के साथ पिट कर दें, तो डेटा की कोई वक़्त रह नहीं सकती. So it operates in that environment. So on the other end, my firm has been in the data business for 40 years, but we also see कि ये सिर्फ government level पे मसला नहीं है
کہ ہمارے ہاں لوگ سسٹمیٹکلی تھنکنگ نہیں کرنا چاہتے, سسٹمیٹکلی ڈیٹا کے اوپر ڈیسیجن میکنگ نہیں کرنا چاہتے. ہاں, اسی ملک میں بڑی بڑی ملٹی نیشنل فرمز بھی ہیں who also are unable to act on data. We have very large Pakistani corporations who we end up calling as Seth corporations, because جو Seth صاحب کا جو منترا ہے وہ ڈیٹا سے اگر کولائڈ کر جائے تو ڈیٹا غلط ہے اور منترا ٹھیک ہے. So I would say that there is also a cultural element to this. There is also an educational element to this. There is a historical element to this. So we have been an agrarian economy for a very long time. So it boils down to culture, and that culture is, I think, slowly changing. With about 2.4 million undergraduates that we are producing right now, a similar stream of undergraduates that we produced in the past, with data analytics coming in. I think there is hope for improvement, but culturally speaking, I think that's also one of the barriers. Thank you, Bilal. ہارون کانت آپ سے پوچھتے ہیں, آپ ایک بہت بڑی کمپنی کو ہیڈ کر رہے ہیں جو کہ بگ ڈیٹا اور ڈیٹا انالیٹکس کے فیلڈ میں کام کر رہی ہے. ٹیرا ڈیٹا itself has supported many initiatives in the government and of course private sector میں. ابھی تک یہ سامنے آ رہا ہے کہ ڈیٹا تو موجود ہے, پی ایس ایل ایم بھی ہوتا ہے, لیبر فورس سروے ہوتا ہے, نیشنل نیوٹریشن سروے ہوتا ہے, نیشنل اکنامک سروے کی مد میں بہت بڑی اکنامک رجسٹری موجود ہے جو اب اپڈیٹ بھی ہو رہی ہے, ڈائنامک ہے کچھ حد تک. لیکن آپ تھوڑا سا اگر اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے ایکسپیرینس کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ریلیٹ کریں کہ کس حد تک ڈیٹا کا استعمال کیا جا رہا ہے پالیسی میکنگ میں, گورنمنٹ میں کتنی اسکوپ ہے, اور کیا واقعی یہ صرف کلچر اور ایجوکیشن ہی وہ ایشو ہے یا دیر آر ڈیپر ایشوز؟ السلام علیکم, تھینک یو فار پرووائڈنگ دس اپرچونیٹی. میں پولیٹیکل ایسپیکٹ میں تو نہیں گھسوں گا, لیکن آئی کین ڈیفینیٹلی شیئر مائی آبزرویشنز دیٹ وی ہیو فیسڈ اوور دا لاسٹ decade at least, interacting with the different government agencies. And دیکھیں جی, اس کا دار و مدار دو چیزوں کے اوپر ہے. As Bilal pointed out, culture ایک ایشو ہے, بٹ جو کلچر ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے certain traits and fundamentals that exist within the society, and one of those traits is education. When you know that people get motivated, if I present to them statistics and if I present to them data based information, relationships, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. That is not part of the popular politics that happens in this country. So because people are not educated, they can't understand what is being talked about, they can't understand the derivatives that are being brought about. اور ڈیٹا ایسی چیز ہے جس کو آپ نے اگر ایک طریقے سے پریزنٹ کیا تو دکھایا کہ وہی انفارمیشن بہترین ملک چل رہا ہے, اور اس کو اگر آپ نے کسی اور طریقے سے دکھایا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ملک جو ہے نا, اٹ از فیسنگ ڈومسڈے. اینڈ آور پولیٹیشینز ہیو and different players have played their key role in confusing the population about it. So now people don't care about what the data says. People more care about how they are benefiting from the policies that are coming in from the government. ہم نے مختلف گورنمنٹس کے اندر کے ساتھ کام کیا ہے, and we've seen different types of tractions that the governments have shown, but those tractions have come from individual small institutions. For example, PITB was one of those who was very much oriented towards digitizing a lot of stuff, which was of course Government of Punjab's initiative. But then it was just the PITB which was engaged with the private sector, or doing a lot of stuff themselves as well, but working towards creating that environment where data and data based actions and initiatives could be taken up. But then a lot of other sectors, for example agriculture sector wasn't performing or using the power of data. When you say data, we don't talk about only numbers and stuff, we talk about spatial data, we talk about imageries, we talk about a lot of segments of data which can actually help you determine کہ کہاں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کہاں پہ ہمیں ڈی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. But what I've seen over the last 15-20 years of my experience within very closely aligned with the government is that there is now a transition happening. There is a
movement towards using data to come up with a actionable policies that can be made on it. There's a lot of challenges. Of course, there's a lot of evidence-based data. हमारा डेटा जो सतत बेस करता है वो ज्यादातर सर्वेस के ऊपर बेस करता है, वो ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस नहीं करता. जो ट्रांजैक्शंस है वो डेवलप होती हैं बाय क्रिएटिंग ए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर within the country itself, a digital government infrastructure integrated with each other. So since all of that is yet fragmented and वो pockets के अंदर वो सारा कुछ हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का इंक्लाइंड होता है, वो एंगेज करता है, लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो क्योंकि डिपेंडेंसी होती है तो वो प्रोजेक्ट जो है वो बीच में रह जाता है. और अगर हम जैसी कंपनीज अगर उसको एग्जीक्यूट करने चाहती है, क्योंकि वी वांट टू मेक मनी एट द एंड ऑफ द डे, सो वी टेक assumptions, and then assumptions, they are very, very biased assumptions because government organizations are biased in terms of their own objectives. So yeah, so we see challenges, but we see a direction, and we see that the governments are moving towards that direction of moving into a data-oriented policy development. And I hope that this trend continues. For example, ये जो अभी कोविड के ऊपर जितना भी इस वक्त एक्शन प्लानिंग हो रही है, let me tell you, even though I'm not part of that government's initiative, but we do our own analysis, and we're helping the government of China with it, but we are doing it ourselves. And I've done that for Pakistan, and I've seen that जो गवर्नमेंट कर रही है उसके पीछे बहुत ज्यादा डेटा का ओरिएंटेड एविडेंस है जिसके ऊपर वो सारी अपनी एक्शन प्लानिंग कर रही है. ये मेरा हंच है, and because it relates and correlates to a lot of our findings as well. Thank you, Harun. I hope कि जो आपने हंच बोला ये I'm sure कि दुरुस्त होगा, गवर्नमेंट काम कर रही होगी एविडेंस बेस पे. आपने एक अच्छी बात हाईलाइट की कि सब इतना बुरा नहीं है, कुछ ना कुछ हुआ. आपने PITB का जिक्र किया. I've served at this organization, Punjab IT Board, for good 6+ years. और एक प्रोजेक्ट था जो पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, इसका नाम था सिटीजन फीडबैक मॉनिटरिंग प्रोग्राम. सिटीजन फीडबैक मॉडल के नाम से ज्यादा मशहूर हुआ, जिसमें प्रोएक्टिव गवर्नेंस का एक इनिशिएटिव था कि अगर आप जाते हैं प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने या थाने में, तो आपसे प्रोएक्टिवली CM की रोबो कॉल आती थी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की आवाज में, या मैसेज आता था कि कहीं कोई जाती तो नहीं हुई, कोई करप्शन तो नहीं है, कोई पैसे तो नहीं देने पड़े, तो बिफोर यू कॉल. अच्छा, उस पर ओवर द कोर्स ऑफ 5-6 years डेटा मैसिव कलेक्ट हुआ, और उस डेटा में ट्रेंड्स थे, पैटर्न्स थे कि मिडिल मैन का क्या रोल है, कितना स्ट्रक्चर्ड है, कहाँ पे क्या मसाइल हैं. लेकिन उसमें से बात फिर वही हुई कि जो डिसीजंस थे वो एक इंडिविजुअल की समझ लें कि डिस्क्रिप्शन पे थे. सो इफ अ DC इज वेरी प्रोएक्टिव, डेटा तो सबको जाता था, डैशबोर्ड की रिपोर्ट सबको एक्सेसिबल थी, SMS सबको जाते थे, दे वर कंपेल्ड टू टेक डिसीजंस ऑन इट. एक इशू था कि शायद इसमें से कुछ डेटा पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं था. ओपन डेटा के ऊपर भी हम जिसके बेसिस पे लोग खुद प्रेशर डालते हैं हुकूमत पे अपने और इर्द गिर्द के इदारों पे कि वो डिसीजंस लें. तो अच्छी बात दूसरी एक और आपने की जिसपे मैं दोबारा हारून शरीफ साहब से पूछना चाहूंगा. साइलोस का जिक्र किया आपने, और साइलोस में अमूमन एविडेंस मौजूद होता है लेकिन हम देख नहीं रहे होते. एक एग्जांपल मैं दूंगा, एक प्रोजेक्ट था DFID का फंडेड सब नेशनल गवर्नेंस प्रोग्राम, और उसमें हमने देखा कि शेखुपुरा और हाफजाबाद में स्कूल्स बनाने की बात हो रही थी, और प्लानिंग मिनिस्ट्री को PND को कहा गया कि सड़कें जो बनाने के प्रोग्राम्स आते हैं उसे जस्टिफाई किया जाए. जब उसके ऊपर उन्होंने स्पेशल एविडेंस की लेयर लेआउट की तो पता चला कि इधर सड़क की जरूरत नहीं है क्योंकि इट लीड्स टू नोवेयर, apparently to a land parcel which is owned by one influential person. और ये तो बड़ा कॉमन है, डिसीजंस सड़क यहाँ पे बना दो, वो बना दो. फिर इसी तरह उनकी मॉनिटरिंग, एंड इट वाज फाउंड आउट कि कुछ जगहों पे स्कूल्स बनाने की तजवीज दी गई जबकि डिस्ट्रिक्ट में बाउंड्री नहीं होती, तो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में लेस देन 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे स्कूल मौजूद था, एंड पीपल वुड गो देयर, हेंस इस स्कूल में कोई जा नहीं रहा. इस तरह के डिसीजंस बहुत होते हैं क्योंकि डेटा एक्सचेंज नहीं हो रहा, साइलोज में है और हम देखते नहीं. यू हैव ग्रेट एक्सपीरियंस एज एन इकोनॉमिस्ट, हारून शरीफ साहब, and also working at the Board of Investment. To what extent you think is structures जो हैं open हैं to share data in silos, और इसमें क्या मजीद ऐसी चीजें हैं, इक़दामात हैं जो करने की जरूरत है? सॉरी आप म्यूट हैं. जी, अब आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही. जी, आपका सवाल अहम है. देखिए, डेटा की क्वालिटी, डेटा की प्रोडक्शन हो रही है.
लेकिन जैसे आपने कहा कि वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक है या इदारा स्पेसिफिक है, मोस्टली डोनर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भी है. जब डोनर का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो वो डेटा भी गायब हो जाता है, लोग भी गायब हो जाते हैं. सो ये चीजें जो हैं ये शॉर्ट टर्म फिक्सेस होते हैं. लेकिन जो इस वक्त हुकूमत का, मैं आपको बड़े लेवल की एग्जांपल्स दोबारा से दूंगा. देखिए मसलन अभी हम अखबारों में क्राइसिस पढ़ रहे हैं. कल शुगर कमीशन की इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है. मैं इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर था जिस वक्त हम इसको डिस्कस कर रहे थे, या वीट की थी या दूसरी थी. ये चीजें जो हैं, ये जो डिसीजन मेकिंग होती है बड़े लेवल की, ये आम तौर पे मिनिस्ट्रियों के अंदर से एक समरी बनती है और फिर 6-8 लोग वजीर बैठते हैं और इस पे डिस्कशन होती है. यहाँ पर तजर्बा आता है, यहाँ पर इन्फ्लुएंसेस आते हैं, यहाँ पर विम्स आती हैं, लेकिन एज सच इन डेप्थ कोई असेसमेंट डेटा की नहीं आती. मसलन मैं ऑन ए लाइटर टोन, अभी हम रमजान खत्म हो रहा है, जब सब रमजान आता है तो कैबिनेट में एक एजेंडा आइटम आता है कि जी एक रमजान में पैकेज दे दिया जाए इतने अरब रुपए का, ताकि कीमतें गिराई जा सके. मैंने उनसे सवाल पूछा कि कभी आपने एवेल्युएट किया है डेटा की बेस पे कि इस पैकेज का कोई फायदा होता है? So we really don't have, that kind of evidence which makes the informed decision making at the bigger stage. लेकिन ये है कि अब जो हमारे नए पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, यंगर लोग हैं, वो उस पर सवाल करते हैं. हमारा यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर है केपी में, जो है वो इस पे बात करता है. सो आई हैव होप कि ये आगे आगे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो डेटा को देखना शुरू करेंगे. लेकिन जब तक, मैं फिर से आपको हाईलाइट करता जाऊं, देखिए ना, कुछ एविडेंस को आपको डेटा की इतनी डिटेल नहीं होता. कोविड-19 चल रहा है, इस वक्त सबको नजर आ रहा है कि हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारी इन्वेस्टमेंट हिस्टोरिकली बहुत कमजोर है, सिस्टम चोक कर रहा है, पूरी दुनिया का कर रहा है. बट वुड दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग के ओके हम ये 4 खर्चे बंद करके हेल्थ में डाल दें? अनलाइकली, क्योंकि वहां पर उसकी फिर प्रायोरिटीज पर. सो यू नीड टू डिफरेंशिएट के डेटा की अवेलेबिलिटी, डेटा की एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस, एंड ऑल्सो आपको इंस्टीट्यूशनलाइज द पॉलिसी इन ए मैनर दैट एटलीस्ट डेटा इज लुक्ड इनटू. आप डेटा को देखिए जरूर, भले आपकी तरजीह कुछ और हो कि हमने फैसला कुछ और करना है. मैं इस हुकूमत का हिस्सा रहा हूं. देखिए ना, वजीर आजम साहब ने विद ऑल गुड इंटेंशंस उन्होंने कहा कि हम एक नया पाकिस्तान हाउसिंग के ऊपर मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, राइट? ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशंस इमीडिएटली सेड कि सर ठीक है, हम इसका कानून बना देते हैं, हम अथॉरिटी बना देते हैं, हम डेवलपर पकड़ लेते. नोबडी एक्चुअली लुक्ड कि ये इंटरवेंशन की बजाय क्या कोई ऑल्टरनेट इंटरवेंशन इससे बेहतर हो सकती है. What does the evidence suggest from other countries? That's what I'm trying to say कि टाइम का और प्रेशर इतना ज्यादा हुकूमत पे आता है ब्यूरोक्रेट के ऊपर कि वो उसको नहीं कर पाते. तीसरी चीज, और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हुकूमत के अंदर कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड डेटा इज वेरी लिमिटेड, और इसके अंदर डोनर्स का एक बहुत बड़ा हाथ है. डोनर्स का हाथ इस तरह है कि जो डोनर्स हैं वो जब कोई फंडिंग करते हैं तो उसके साथ एक चीज कहते हैं जिसको वो टेक्निकल असिस्टेंस कहते हैं. तो वो जो टेक्निकल असिस्टेंस होती है उसका अगर मैं बिल्कुल क्रूड अल्फाज में तर्जमा करूं, मैं 30 साल इस दुनिया में रहा हूं, वो ये होती है कि जी ये हमारा पैसा है, हमारे बंदे हैं, वो आएंगे, हम कंसल्टेंट आपके ही हायर कर लेंगे, बना देंगे. गवर्नमेंट की टेक्निकल असिस्टेंस जो कैपेसिटी है वो बिल्ट नहीं होती उसको समझने के लिए. तो जिस चीज को आप समझ ही नहीं पाएंगे तो उसका आप यूज कैसे कर पाएंगे ना. सो जो प्रोजेक्ट की लाइफ से लिंक डेटा है वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जो ही प्रोजेक्ट खत्म होता है वो डेटा की सपोर्ट भी खत्म हो जाती है. आप साउथ एशिया को देखिए, द कॉन्फ्लिक्ट इज द सिंगल मोस्ट बिगेस्ट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट ऑन साउथ एशियाज ग्रोथ. जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते रहेंगे ये खिता ग्रो नहीं कर पा रहा. लेकिन इतनी बड़ी पेंडेमिक के बाद भी हमने आपस में बातचीत नहीं शुरू की. So the question here is that there are human beings are driven by lots of zillions of other factors than just data, but that does not mean that you don't put data in the policy domain. उसको रखने की जरूरत भी है, और उसके अंदर अब सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया का किरदार बढ़ता जा रहा है. तो मुझे उम्मीद तो है कि अब ज्यादा डिसीजंस होने शुरू होंगे, लेकिन अभी तक पॉलिटिक्स ट्रम्प्स रैशनैलिटी.
थैंक यू। डॉक्टर आयशा हमें ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में she still can't hear us. So while she gets online, we'll take her views on that. अभी जो बात की आपने हारून शरीफ साहब, टाइम इज अ प्रेशर। एक आपने बात की डोनर्स कि ठीक है, डोनर आते हैं वो अपने ही लॉट को या क्लैन को सॉर्ट ऑफ दे रहे हैं, लेकिन स्टाफ कॉलेज में एमसीएमसी, एनएमसी और एसएमसी जो कोर्सेज हैं, जो कि ब्यूरोक्रेसी जब प्रमोशन के लिए जा रहे होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, तो उनको उन प्रमोशन कोर्सेज में काफी स्किल्स इम्पार्ट किए जाते हैं, क्योंकि अब वो सीनियर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पोजीशंस पे जा रहे हैं। और दूसरी जो लैटरल हायरिंग है, जिसका आप भी हिस्सा रहे, एक टेक्नोक्रेट्स के, यू डायरेक्टली गेट पीपल एक्सपर्ट्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड प्लेस देम एज हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। दोनों सूरतों में ये स्किल्स बहुत जरूरी है, लेकिन स्टाफ कॉलेज में ये ई गवर्नेंस और इस तरह के स्किल्स और इस तरह की केस स्टडीज आई नो, क्योंकि मैं रिसेंटली कुछ इन लेक्चर्स का हिस्सा रहा हूँ, पढ़ाए तो जा रहे हैं, और फिर इसका मतलब है कि अगर स्किल्स कहीं ना कहीं मौजूद हैं या यंगर लॉट में ज्यादा मौजूद है, जैसे आपने कहा, तो मेरा सवाल अब आपसे है हारून कांत कि टाइमलीनेस का बार बार जिक्र आ रहा है, तो टाइम टेकिंग क्यों है? टेक्नोलॉजी तो इनेबलर है, जाहिर बात है, टेक्नोलॉजी इज नॉट अ मींस टू एंड। टेक्नोलॉजी तो आपको दिखा रहा है, बिग डेटा एनालिटिक्स के जितने भी टूल्स हैं वो तो दिखा रहे हैं कि एविडेंस ये कहता है। दूसरी बात उन्होंने की अवेलेबल है कि नहीं है, एबिलिटी की बात हमने की, और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात की। तो आप समझते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी भी बैरियर है? क्या ये भी कि इंटिमिडेट कर रहा है लोगों को कि यार ये मैं समझता नहीं हूँ तो इसमें मैंने जाना नहीं है, इस डिसीजन में लेना नहीं है? और क्या वाकई इतना टाइम टेकिंग है ये मामला? देखिए जी, अगर तो आप बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की, तो जिस तरह बिलाल ने ये बात की कि स्टेट कल्चर इज देयर एंड वी विल ऑलवेज काइंड ऑफ move in that direction because that is the way we have been brought up in terms of how to make decision making. But when you talk about the government level, again, I've been part of a few forums where certain policy making were being discussed, and there was a lot of should I say difference of opinion based on how the information was being presented. And the challenge is that if I base my decision making based on the information that I'm getting either from a manual perspective or from a survey perspective, uski value kam ho jati. On the other hand, if you have a complete digital structure, when I don't mean to say that you need to automate everything, but I'm trying to say here is that if you digitize the government itself in terms of what information is being collected, where it is being collected from, how it is being collected from, and then you have that view, which is an integrated view, decision making becomes easier. For example, I'm just out of the blue quoting up this example that इमरान खान साहब के सामने उनकी कैबिनेट बैठती है, और कैबिनेट में हमें सबको पता है कि हर एक के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं ना। जब वो अपनी इंफॉर्मेशन को या अपने उस डिसीजन को जो वो इम्पोज करना चाहते हैं, उस ऑप्शंस को लेके जाते हैं इन द कैबिनेट, people have different opinions, but for Imran to come up with a view, he needs to understand what is the realistic picture. So that realistic picture doesn't exist, and that picture doesn't exist because whatever is being presented is my point of view, my data, my funding organization coming up with my set of statistics and information. And data इतना फ्लूइड चीज है कि हम फैक्ट्स को और डेरिवेटिव्स को आपस में मिक्सअप कर जाते हैं। इतने लोग मर गए एक फैक्ट है, इतने लोग मर गए इस रेशियो के हिसाब से एक डेरिवेटिव है। लेकिन जब आप डेरिवेटिव्स के ऊपर चलना चाहेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर आप पॉलिसी मेकिंग करेंगे और उसकी कोई इंस्टीट्यूशनल एग्जिस्टेंस नहीं है, you will always face issues. And that is why then gut feeling comes in. That is why then I would rather say, अच्छा यार ये बंदा जरा सच बोलता है, इसकी हिस्ट्री अच्छी है, तो मैं इसकी हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर ना इसकी बात को मान लूंगा, फलाने की बात को नहीं मानूंगा. That is what is I have seen as one of those reasons of not having those institutional frameworks. Data बहुत जनरेट हो रहा है, हर जगह से जनरेट हो रहा है. ISP का आपने एग्जांपल दे दी, but the point is how to present it. और ये भी देखने की जरूरत है, अगर हम नहीं कर सकते, मीनिंग हम इन द सेंस अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेट्स एंगेज द प्राइवेट सेक्टर.
Let's kind of build up those, joint programs where we can give them a share of the, benefit, and let's build things slowly and steady. Lekin unfortunately, because of the vested interests, this is kind of becoming a challenge. अभी बहुत बात हो रही है, मैं पिछले 1.5-2 साल से मुख्तलिफ जो टास्क फोर्सेस हैं उनके मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन होती है, और वो यही कहते हैं कि जी बातें हो रही हैं लेकिन अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, बिकॉज द वेस्टेड इंटरेस्ट्स आर dominating our ability to make those decisions. थैंक यू। बिलाल, बात अभी आपने शायद क्वेश्चन आंसर्स में भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग डेटा के हवाले से सवाल कर रहे हैं कि इसमें इसकी डेटा बेस्ड या एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज हेल्थ में क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो हेल्थ में हो रही हैं। अभी हम एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। कोविड के केस में अभी थोड़ा हारून ने जिक्र किया, हारून कांत ने, कि जो गवर्नमेंट है जो डिसीजंस ले रही है, इट इज प्रीटी मच अलाइन्ड विद अदरवाइज जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन या वो लोग भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डेटा दैट इज अवेलेबल। किस हद तक आप समझते हैं कि डेटा ड्रिवन डिसीजंस अभी एक रोल प्ले कर रहे हैं इन कॉम्बैटिंग कोविड, और किस हद तक कर सकते हैं? वो कौन सी चीजें हैं जिस पे भी फोकस नहीं है जो हो सकता है? कौन से इदारे हैं? पब्लिक से या क्राउड सोर्स करके डेटा को क्या देखा जा सकता है? सो लेट्स टॉक अबाउट कोविड की व्हाट एविडेंस डू वी हैव ऑफ डेटा ड्राइविंग डिसीजंस ड्यूरिंग कोविड? बिल्कुल, अगर कोविड के हवाले से देखें तो आई थिंक कोविड में 3-4 चीज़ें हैं। एक तो देयर इज़ द हेल्थ part of COVID, or the epidemiological virological part of COVID, and then there is the economic impact of COVID, or आप उसको lockdown का impact भी कह सकते हैं। जो epidemiological part है, I think the government has tried its best to do what it can. So तकरीबन 4.5 लाख लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। In the beginning, the tests, we started off very early, but we were limited by the number of testing capability in Pakistan. So we're doing good testing now. There is now advice about smart testing. So government अपनी methodology change की है. They are now doing sort of more random samples being picked from across the country to really know कि किस हद तक का spread हो गया है मुल्क के अंदर, या कितने लोगों को ऑलरेडी जो कोविड है वो कर चुका हुआ है. We have good dashboards that are being updated on a daily basis. So I mean, considering Pakistan एक 220 million का मुल्क है, we are about 900,000 of square kilometers of area. So on a daily basis the dashboard gets updated. It's publicly available. It's उसकी जो आप details देखें तो वो fairly अच्छी available है. So I would say that with the epidemiological data, the government has done fairly a good job, and with I think the Digital Pakistan team, उसका जो उनका जो campaign part है या advocacy part है, they've tried to come up with very innovative ways. So the ringtone is a great use of an innovative technology to make the masses hear the voice without incurring a lot of expenditure. So I think जो हमारी 15 साल की investment है of creating large scale IT infrastructure, that's all paying off in this form. अगर आप economy की बात कर लें, I think that's where the data is failing us. So we are almost 2 months down in the lockdown. The government does not really have very clear indicators of what the unemployment number is. I mean, so organizations like us are coming up with some numbers, Biden is coming up with estimates, as opposed to this US में they have a very clear understanding कि कितने लोग unemployed हो गए हैं, कितनों ने bankruptcies file कर दिए हैं, कितनों ने क्या कर दिया है. We also have a very shortage of data in terms of, for example, the state bank. So the state bank comes up, and that's an example of, in my view, an example of lack of data leading to policy not working. So the state bank comes up with a policy, and they call it as an SME policy, and they say that this policy is going to stop SMEs from firing other people. The policy is कि आपको 5% पे एक discounted rate पे interest rate मिल जाएगा, आप हमसे कर्जा ले लें, आप अपने employees को fire ना करें. And then a few weeks down the lane, the state bank is able to give us a number कि 1,000 या 1,500 firms have applied SME financing के लिए,
and they show it as a good progress, or they say that 7 lakh लोगों की employment जो है वो बच गई है, forgetting that there are 3 million SMEs, and us being able to affect them with this instrument of 1,000 is a very, very small number. So on the economy side, I think the data is very slow. Why is it slow? The government has had a complete monopoly over creating the economic data. So Pakistan में PBS है या State Bank है, ये 2 इदारे हैं जो data create करते हैं इकोनॉमी के हवाले से. तो अनटिल वो कोई क्रिएट करेंगे तो हमारे तक कुछ आएगा. हमारा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? व्हाई इज देयर नो रैंड कॉर्पोरेशन इक्विवेलेंट? व्हाई इज देयर नो कार्नेगी एंडाउमेंट इन पाकिस्तान? Why is there no think tank who's able to create indigenous data? Why do we need donors to fund us? Why is the philanthropic sector in this country only beset on financing mosques in the country, only financing universities that are producing numbers but not? So I think in the COVID times we have a good case study. Okay? We have a crisis. We are a 220 million country. We have very complex governance mechanisms, and the data flows are working, but then they are not working. And that creates a very mixed picture. From my perspective, it's a mixed picture. I just add one more point to this. I think one of the problems is that the government needs to be held accountable. So when the government throws in numbers, there is no accountability. So I give you one example. The government threw us a number of 1.2 trillion being thrown in as a COVID package, COVID rescue package. And if you look at it, I mean, I think a few weeks down the lane, people started to look at it, and then they realized that 100 billion of circular debt is being paid through that rescue package. About 300 billion of wheat procurement is being packed in that rescue package. Very easy to pick problems in the data, but we don't have data journalists in the country. We don't have economic journalists who are able to pick such things. So it's not just the government, it's also a societal demand and a societal understanding, a civil society coming in and holding the government accountable by throwing the numbers to them and asking that you're doing this the wrong way. In my view, the data works in an ecosystem. We have the government, we have the data producers, but we have the civil society being an absolute dead wood in terms of the data part. Thank you, Bilal. So ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि शुरू में जो डिस्कशन हो रही है इवॉल्व हो रही है कि पहले ये देखा गया कि कल्चरल इशू है, फिर हमने देखा टाइम का प्रेशर है, फिर हमने देखा कि डेटा तो बहुत मौजूद है, और अगर टाइम का प्रेशर है तो फिर हमेशा क्राइसिस में फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है, कोविड आता है, तो ये डेटाबेसेस और डैशबोर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं. तो इसका मतलब है कि शायद ये इशू नहीं है प्रेशर का कि मैंने तुम्हारे डेटा पे रिलाई नहीं करना या मैंने सर्वे नहीं करना या मैंने डेटा पे नहीं जाना, जो अमूमन सेंटिमेंट है कि शायद पॉलिटिशियंस ऐसा सोचते हैं, बिकॉज अभी भी ये हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है. मेरे ख्याल में ये जो कल्चर है, ये माइंडसेट कहाँ है, इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का कुछ किरदार है या एग्जीक्यूटिव ब्रांच और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के दरमियान कोई इशू है कि इट डजंट फिगर आउट, या ये जिन सर्विस का आपने जिक्र किया PSLM का और LFS का, NNS, NES वगैरह, ये तो थिक रिपोर्ट्स हैं, 500, 300, 700 सफ़ों की. इसकी समरीज भी बहुत थिक है. क्या हम इसको सही तरीके से इसकी वो रेलेवेंस जो कि एक डिसीजन मेकर के लिए जरूरी है एट अ ग्लांस ऑफ अ फ्यू मिनट्स बना सकते हैं? हर कोई जारी बात है उतना टाइम और उतनी विजन या डेप्थ नहीं रखता जितने एक्सपर्ट्स जैसे यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पैनल में, कंसल्टेंट्स हैं, रखते हैं, और पॉलिटिशियंस के पास टाइम भी बहुत कम है. तो वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल के प्रेजेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लास्ट राउंड है, आप सबसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद सवालों का बहुत ढेर है, उसके हवाले से भी बात करूंगा. अच्छा, अमूमन हमने देखा है कि कारोबार जब बिजनेसेस में हम होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होता है, हर कोई बनाता है. हर बिजनेस सोचता है कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग हाउ विल आई फंक्शन. कोविड ने ये सबको सिखा दिया कि कंटिन्यूटी प्लान सिर्फ टेक्नोलॉजी की स्पेस में नहीं, बहुत सारी और स्पेसेस में बनाने की जरूरत है.
तो ये कंटिन्यूटी प्लान गवर्नमेंट में क्यों नहीं होते कि एक अच्छा काम अगर किसी ने किया है, अभी जिस तरह आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, और सिर्फ मैं पाकिस्तान के नहीं, अमेरिका में भी 96 में कॉमस्टैट हुआ था, आपको शायद इल्म होगा, न्यूयॉर्क में पुलिस डिपार्टमेंट ने डेटा को देख के पुलिसिंग और मॉनिटरिंग और गवर्नेंस को बेहतर किया। उसके बाद बाल्टीमोर में हुआ सिटी स्टैट के नाम से, फिर वही मेयर जब गवर्नर बने मैरीलैंड के, तो वो गव स्टैट की फॉर्म लिया, और ये स्टैट मॉडल अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में फैल गया कि हम डेटा को देखते हुए डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करें, डैशबोर्ड को देखें, एनालिटिक्स को देखें, और रोज अपनी मीटिंग में देख के उन्होंने फैसले किए, कुछ पॉलिसीज भी बनाई। लेकिन जैसे जैसे ये शिफ्ट, नए गवर्नर्स, नए मेयर्स आए, दैट मॉडल आल्सो वाज टेकन डाउन। नए नाम बन गए, किसी ने उसको गोपी का नाम दिया, गवर्नर्स ऑफिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन एक्सेट्रा, लेकिन वो मॉडल चेंज हुआ। सो आई बिलीव दिस इज नॉट सच probably a Pakistani problem. So my question to you, Haroon Sharif Saab, is in light of all this, any anecdote, any example that you can give where data was a key driver of a decision that you saw being made, and similarly where the lack of it resulted in a poor decision? देखिए, इसके अंदर थोड़ी सी मैं जो बिलाल बात कर रहे थे पहले उस पर कमेंट करना चाहूँगा। ये जो इस वक्त कोविड लिंक डेटा है हमारे पास, हमारी जो इन्होंने एसएमई की बात की, जो स्टिमुलस पैकेज था वो सिर्फ ऐसे इदारों के लिए था जो बैंकिंग चैनल्स में थे, वो 5% है। जो 90% हमारी एंटरप्राइज है, जो दुकानें हैं, रिटेल शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब इनफॉर्मल सेक्टर में है। सो इनफॉर्मल सेक्टर जो कर्जा लेता ही नहीं, उसको स्टेट बैंक की स्कीम का फायदा कैसे होगा? So there is very little data available on the largest employment sector, which is in the middle. So हमारा focus listed companies, corporate elite का data तो हमारे पास है, BISP के थ्रू गरीब का भी हमारे पास है, लेकिन जो दरमियान में हमारे 50-60 मिलियन लोग हैं जो कि सर्विसेज सेक्टर में है, छोटी कंपनियों में है, उसका डेटा हमारे पास बहुत लिमिटेड है और एक्सेस भी नहीं है। तो मुझे डर ये है कि कोविड में जब आगे इन पे क्राइसिस आएगा तो हमारे रिएक्शन जो हैं वो टाइमली नहीं हो पाएंगे। सो एक कमेंट था। दूसरा, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है। देखिए, जो डिजिटलाइजेशन हुकूमत कर रही है पाकिस्तान में नहीं, बाकी जगह भी, एक और दोबारा गालिबन बिलाल ने कहा था, हुकूमत जो है वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं करना चाहती। आप मुझे बताएं कि डिजिटलाइजेशन में कितने मिनिस्टर्स हैं जो एक ऐसी ऐप बनाएंगे जो कहेगी प्लीज टेल मी हाउ एम आई डूइंग, यू नो। हम पेटनेज बेस्ड गिविंग की एप्स बनाएंगे, मेरे से लाइसेंस ले लीजिए, गाड़ी रजिस्ट्रेशन आसान कर दी है, टैक्स पेमेंट करनी आसान कर दी है, वो सारी है कि मैं आपका गिवर हूं, आई एम गिविंग यू थिंग्स, ओके, बट होल्डिंग मी अकाउंटेबल पे ना हम डेटा यूज करेंगे ना हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। अब ये कल्चरल फैक्टर भी है, फियर फैक्टर भी है। सो जब तक परफॉर्मेंस ड्रिवन डेटा जनरेट नहीं होना शुरू होगा और डिसीजंस उसकी बेस पे नहीं होंगे। मैंने 10 साल व्हाइट हॉल में काम किया है यूके में। देखिए, वहां 42 साल की उम्र में मेरा कलीग एक परमानेंट सेक्रेटरी बन गया था। नाउ सो इट वाज नॉट कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड डेटा पे उसने अपना केस बनाया कि जी मैंने ये डिलीवर किया, आप मुझे तरक्की करें, तो दे प्रमोटेड हिम। यहाँ पर जब हमारा फेडरल सेक्रेटरी बनते हैं तो बस रिटायरमेंट के कोई 1.5-2 साल रह जाते हैं, बिकॉज द क्वेश्चन इज कि आपका परफॉर्मेंस की बजाय इन्हिसार नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस पे है। ये तो मैं आपको एक ओवरऑल सिनेरियो दे रहा हूँ कि फॉल्ट लाइंस कहाँ पे है। डेटा वेयर इट हैज वर्क, जैसे मैंने अर्ज किया जी, एक तो डेटा काम करता है हमारे पास। हमने ये जो नादरा का डेटा था, डिस्ट्रिक्ट्स की पॉवर्टी सर्वेज थे, उसकी वजह से डेटा वर्क इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स टू अटेंशन जो पहले हुकूमत की अटेंशन में नहीं थी। फिर उस डेटा का ये फायदा होता है कि उसको आपके टॉक शोज वाले उन बेचारों ने रोजाना करना होती है एक टॉक, सो उनको अगर मिल जाता है तो वो फौरन डिबेट में आ जाता है। जहां अभी पाकिस्तान में फेलियर हो रहा है, जो मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तक हेल्थ का डेटा, स्किल्स का डेटा, जॉब्स का डेटा डिबेट में क्यों नहीं आ पा रहा है। क्योंकि हमारा बजट हमारे सर पे खड़ा है, अब हमें कोई तो ट्रेड ऑफ करना है। अब पैसा बाहर से भी नहीं आएगा, कर्जा भी नहीं ले सकते, मजीद टैक्स भी नहीं लगा सकते। वी हैव टू लेट गो समथिंग अगर हमने अपनी हेल्थ की इंटरवेंशन को तगड़ा करना है। मुझे डर ये लग रहा है कि हेल्थ की इंटरवेंशन को तगड़ा करने के लिए हम एजुकेशन से ट्रेड ऑफ कर लेंगे। सो दीज आर द डेंजर्स ऑफ रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इस पर डे टू डे रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रही है। जो बड़े फोरम है तो इसका हल इस तरह होता है, जो कि हमारे जिन मुल्कों ने ये काम किया है,
ایک تو حکومت سب کچھ نہیں کر سکتی, وی گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ جو ڈیٹا سیٹس ہیں, ابھی ہمارے پاس ایک بہت بڑا ریسورس آ گیا ہے, ہمارے پاس پرائیویٹ یونیورسٹیز اچھے لیول کی خاصی آ گئی. یہ جو ہر حکومت کا ایک پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, فرینکلی اسپیکنگ میرے حساب سے تو پلاننگ کمیشن کو بند کر دینا چاہیے. بٹ یہ ہمیں, کیونکہ دنیا میں سینٹرلائز پلاننگ تب ہوتی تھی کہ رشیا کا ماڈل ہے چلا آ رہا ہے یا چین کا ہے, ہمارے جیسے ملکوں کے اندر یہ پلاننگ کا فنکشن جو ہے یہ ڈیوالو کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں پارٹنرشپس کرنی چاہیے. سول سرونٹ نیڈس ٹو بی ٹرینڈ کہ گیلپ کو استعمال کیسے کرنا ہے, بجائے اس کے کہ میں یہ کاروبار خود کروں. اور یہ اتنا خفیہ ہے, ایک تو بیوروکریسی کے 2 ٹریڈس ہوتے ہیں, وہ ایسا ڈیٹا جنریٹ کریں گے جہاں پہ وہ بجٹ میکسیمائز کر سکیں گے, وہ ایسا ڈیٹا جنریٹ کریں گے جہاں پر وہ بیسیکلی پولیٹیشین کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. سو unless and until you take those functions out اور independent credible resources آنا شروع ہو پبلک ڈومین میں. سو ایک تو پارٹنرشپ کا ماڈل ہے جس کے اندر جیسے لمز کے ساتھ, گیلپس کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ حکومت کے ڈپارٹمنٹس کو پارٹنرشپ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ 5 پالیسیز بنانی ہے, اس کی ریسرچ اور ڈیٹا سپورٹ آپ ہمیں دیجیے, اور اس کو استعمال کرنے کی استطاعت ہم بڑھاتے ہیں. دیکھیے نا وہ جو رپورٹس ہیں, اگر آپ دیکھیے, میں اگین ڈونر کی بات کر رہا ہوں, I'm not anti donor, میں نے 18 سال کام کیا ہے ان اداروں میں, بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہم لوکل چیز کو سمجھے بغیر, میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں, مثلاً ابھی میں UNDP کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں گلوبل ہیڈ عاقم, میں ان کے ساتھ قطر فورم پہ, دوحہ فورم میں پینل اسپیکر تھا. انہوں نے اپنا یہ جو SDGs ہیں ان کے سوشل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, اس کے اوپر خاصی لمبی بات. میں نے ان سے کہا کہ میں پاکستان کی کیبنٹ کا 1 سال حصہ رہا ہوں, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر 6 وزیر SDG کا مطلب بتا دیں what does it stand for, تو میں آپ کا بالکل مترف ہو جاؤں گا کہ آپ کی بہت بڑی ایک انٹرونشن ہے. یہ جو رپورٹس کنسلٹنٹس کی آتی ہیں, انگریزی میں ہوتی ہیں, خوبصورت ہوتی ہیں, وہ انٹرنل یوز میں رہ جاتی ہیں, وہ کبھی بھی ان کو سمرائز کر کے انگیج نہیں کیا جاتا پیپل ہو میٹر. اور وہ جو سیکریسی ہوتی ہے بیوروکریسی کی, وہ اس کو اوپر جانے بھی نہیں دے گی. نا یہ چیز توڑنے کے لیے ہمیں ینگر پولیٹیشینز میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اگلے 4-5 سال میں جب وہ مین اسٹریم میں آئے تو ان کو اس کی اہمیت کی سمجھ ہو, وہ پارٹنرشپ کے ماڈل سمجھ پائیں اور آگے کر سکیں کام. ہمارے پاس اس وقت ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیٹا بے تحاشا ہے, لیکن اس ڈیٹا کو ٹائملی مینر پہ پرائرٹائز طریقے سے استعمال کرنے کے چینلز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز ہوتا یہی ہے کہ جو بہت میجر ڈیسیشنز ہیں وہ شاید کوئی بندہ 6 ٹاک شوز سن کے آئے گا اور اپنا ایک مائنڈ انفلوئنس ہو جائے گا اور اس کے مطابق کر لے گا. دیٹ از اے ویری ڈینجرس تھنگ. دس از ویئر آئی ول کلوز. تھینک یو. بلال, آپ سے سوال کروں گا کہ آپ بتائیے کہ کہاں ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے any anecdotal evidence where data was used in a key policy decision and where you believe it was a big miss and it was not used? کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں, کوئی anecdotes that you can quote before I move to the question and answers? I'm generally a very optimistic person, so I'd start with the optimism part with it. I think so. So one feedback loop or information, data, knowledge that's important for politicians and any sort of person in the executive is how is the government faring in the eyes of the public. ہم نے جو کانسٹیچوئنسیز ہیں اپنی وہ بڑھاتے اتنی بڑی کہ کسی MNA کو MPA کو اپنی عوام کے بارے میں پتہ ہو یہ ناممکن ہے. اس وقت جو ایک MNA کی جو کانسٹیچوئنسی ہے 8 لاکھ لوگوں کے اوپر مبنی ہے, تو 8 لاکھ لوگوں کی رائے کیا ہے یہ اس کے لیے جانا بغیر ڈیٹا کے ایک امپاسبلٹی ہے. جن ملکوں سے ہم نے یہ ماڈل لیا ہے ڈیموکریسی کا, وہاں پر بھی ایسے نہیں ہوتا, وہاں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ مستقل پولنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو we as a pollster as well, I mean our firm has been trying to bring in that culture کہ آپ عوام کے نمائندہ ہیں, تو عوام کی رائے تو جانی. الیکشن میں پارٹی جیتے گی کون سی یہ میڈیا کی سرخی بن جاتی ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی SME پالیسی جو ہے اس کے بارے میں جن کے لیے آئی ہے ان کی رائے کیا ہے, اس میں کیا چینجز کریں.
تو ایک جو چیز ہم نے تھوڑی سی دیکھی ہے کہ جو امپروو ہو رہی ہے which is hope is that politicians and political parties are now increasingly making decisions based on data. So پہلے صرف گیلپ ہی سروے کرتا تھا. In the last election in 2013 and then in 2018 all the three major political parties did a constituency-wide survey before allotting tickets. And our understanding is that those tickets were actually did get allotted based on the data. So there were تین اگر لوگ ہیں تو ایک کا کلاؤٹ ہے اور ایک کا کے پیچھے ڈیٹا کھڑا ہے, تو the political parties found the data to be more reliable. And PTI کی بات کریں تو PTI is a good hope from the data point of view because ان کے پاس they had 3 pollsters who were working with them on the election or before the election, not only advising کہ ticket کس کو دینا ہے but also advising کہ what is the issue that needs to be talked about and done with in order for you to make your manifesto. So a lot of qualitative data being created. There was also some talk of they using social media data to really understand what the voter is, because politician کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو economic good deliver کرنا نہیں ہے. It is also to give them hope. It is also to align and understand their emotions. And we found that there is an increasing use of it. اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک پولیٹیشین جو سندھ کا ہے, اس کی کوئی یا کے پی کا ہے یا کوئی رورل علاقوں کا ہے یا پنجاب کے رورل علاقوں کا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. We have seen that increasingly their data is being used. I think where data has failed and is not being used well, I think I'd say it's not to do with the data availability. I think it's to do with the understanding of the data, and multiple data is being presented, and then the person at the helm of affairs, because not being trained in data, using the wrong data to make the decision in the end. So I think پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ اس کی ایک اچھی ایگزامپل ہے. We see consistently read books coming from the state owned enterprises, اور وہ حیران کن بات ہے کہ آپ ایک غریب ملک جو سب کچھ کاٹنے کے لیے تیار ہے, وہ 400 بلین کی state owned enterprises کو ہر سال پے کرنے کے لیے تیار ہے. So I'd say that the budget and the available data in the budget not being read and then implemented wrongly is one great catastrophe of data not actually working, and then making people suffer, not just the government but making the poor people suffer, because end میں ہم وہ جو 400 بلین ہے وہ ہم کسی ایلیٹ سے تو نہیں نکالتے, وہ تو ہم 400 بلین جو ہے دودھ کے اوپر ٹیکس لگا کے نکال لیتے ہیں, یا ہم جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگا لیتے ہیں جو کہ موٹر سائیکل والا پے کر رہا ہے. So it's a very catastrophic example of data not being used, decisions being made wrong, and then poor people being made to suffer with it. Thank you, Bilal. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب یہ تھوڑی سی میں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے چاہوں گا کہ ہارون کانت ایگزامپلس دیں اور بتائیں, کیونکہ دیکھیں آپ نے کہا کہ الیکشن میں یوز ہوا, ٹکٹ ایلوکیشن میں ہوا, بجٹ میں نہیں ہوا. آؤٹ پٹ بیس بجٹنگ کی بات چیت تو بہت ہوتی ہے, ڈونر رپورٹس میں لوگ آتے ہیں باہر سے بتاتے ہیں کہ آؤٹ پٹ بیس بجٹنگ کرنی ہے, ہوتی ہے, پھر وہ آگے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا. ہم شاید اویئر نہیں ہوتے, اسکلز نہیں ہوتے, اور معذرت کے ساتھ لیکن میں نے خود ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بہت کم, آپ کے بالکل ہارون صاحب کمپیریزن میں نہیں, 3-4 سال کام کیا, لیکن کچھ لوگ ایسے آتے ہیں وہاں سے کنسلٹنٹس جو اس ایریا کو, اس پالیسی کو, اس فیلڈ کو نہیں جانتے ہوتے, اور وہ آ کے ڈکٹیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کر لو. لیکن چونکہ وہ ڈونر ڈریون ایجنڈاز ہوتے ہیں تو عموماً ہمارے بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز دے فال ان لائن اینڈ دے سیڈ لیٹس ڈو اٹ. لیکن وہ ہم ٹرانسپلانٹیشن, اگر پبلک پالیسی کی زبان میں بات کریں تو اسے کہتے ہیں ٹرانسپلانٹیشن یا آئسومورفک میمکری, کہ یہ کیونکہ کسی اور جگہ چلا تھا یہاں پہ بھی چل جائے گا. کہ ایم پیسہ چلا تھا بہت اچھا کینیا میں, انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں کیا, اٹ بلو اپ. ووڈا فون کو بند کرنا پڑا بہت زیادہ, کیوں؟ وہ آلریڈی بینکڈ اکانومی تھی, وہ ان بینکڈ اکانومی تھی, وہاں پہ موبائل والیٹس کا اتنا بہت زیادہ رول نہیں آیا. اسی طریقے سے ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی کہ سر مائیکل باربر جو ڈیلیوری ایسوسیٹس کے نام سے کنسلٹنسی فرم چلاتے ہیں یو کے میں, ایک بہت بڑا ادارہ شروع میں بنا, یہ جو پرفارمنس مینجمنٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹس کا قیام ہوا, اور اسی میں ایک نڈج یونٹ بنا جو کہ ایک اس کے اوپر ڈیوڈ ہیلپر کی بڑی فیمس بک بھی ہے, نیکسٹ تھیوری, پڑھیے گا. بیہیویئرل انسائٹس ٹیم ایک اور یونٹ بنا جنہوں نے
कंज्यूमर बिहेवियर को नज करने के लिए बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया कि टैक्सेस को बढ़ाने के लिए क्या और तरीके हैं, शुगर की इंटेक को कंट्रोल करने के लिए एक जिसको हम सिंटैक्स भी कहते हैं, उन्होंने ड्रिंक्स को शुगर जो उसमें ज्यादा कंटेंट था उस टैक्स लगाया। ऐसा बहुत सारे बिहेवियर्स नजिंग के जरिए उन्होंने पॉलिसीज बनाई डेटा को देखते हुए कि अगर हम थोड़ा सा एक हरी लाइन या लाल लाइन लगाते हैं एक बैंक में तो लोग खुद ही पीछे लाइन में खड़े हो जाते हैं, किसी को कहना नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता। तो छोटे छोटे नजिंग के क्या टूल्स हैं। फिर हमने ये भी देखा कि पंजाब गवर्नमेंट में एक इदारा बना जिसका नाम था PIAU। 2010 में जावेद महमूद खोसा साहब चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे। प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन एनालिसिस यूनिट ने, जिस तरह भी हारून साहब ने बोला कि कोई कहता नहीं कि मेजर करो या परफॉर्मेंस को देखो, उन्होंने पूरे पंजाब गवर्नमेंट के KPIs बनाने शुरू कर दिए। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा बेड़ा उठा लिया कि हर एक को मॉनिटर करेंगे और उसकी बेसिस पर डिसीजन लेंगे इनकी ACR का, प्रमोशन का। हुआ क्या, साल में वो इदारा बंद हो गया। इसी तरह एग्री एक्सटेंशन 2.0 के नाम से एक 4.3 अरब का प्रोजेक्ट, 4,200 मिलियन का एक प्रोजेक्ट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पंजाब के हर सैंपल, लैंड सैंपल का हम सॉइल एनालिसिस करेंगे ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे कितनी पोटाश डालनी है, कितना यूरिया, कितना DCP, कितनी खाद, और वो डेटा ओरिएंटेड हो। क्योंकि अभी क्या है, अभी ये रन ऑफ द मिल या गट फीलिंग, इतना डाल दो, इतना कर दो, तो हम शील्ड मैक्सिमाइज नहीं करते। वो भी प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो ये हमेशा हम डोनर्स के पास जाते हैं। अभी आपने दोनों ने एक बात की, जो मैं हारून आपसे इतनी बैकग्राउंड इसलिए प्रीफेस दे रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर का कहते हैं जी इसमें बड़ा किरदार है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए। कुछ सवाल भी ऐसे ही आ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर कौन सा ऐसा डेटा है जो ओपन कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ये इंडिया ने गवस्टैक बनाया, इस तरह पाकिस्तान में क्या हो सकता है। तो पहले तो ये बताइए कि व्हाट यू हैव सीन दैट वाज वर्क कंप्लीटली ऑन डेटा ड्रिवन डिसीजन एंड हेल्प, and how do you think a private sector can come in and play a role in making these things more institutionalized? क्योंकि ये बड़ा आपने कॉम्प्लिकेटेड सवाल एक मुझसे पूछा है। इसमें दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स हैं जो मैं जिन पे आई वुड लाइक टू टच बेस। नंबर वन इज डेटा, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, आई थिंक देयर इज एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इट. I have seen myself that, you know, over the last few years there has been quite a bit of an inclination from an infrastructure projects and also now moving into different other sectors. The challenge is when you talk about data comes the data privacy matters, which really are very critical to protect the individuality, the information that an individual carries. और ये जो चीज़ है इसके ऊपर बहुत अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो गई है, और इसी अवेयरनेस की वजह से इस वक्त मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, आई यूज्ड टू वर्क एज अ कंसल्टेंट फॉर CDA बैक इन 2006 and it started off discussing around this project, safe city project back then. The challenge was even back then how to secure the privacy of the individuals. And similarly आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारी तस्वीरें जो है वो पब्लिक की गई जो कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के कैमरास से कैच की गई. Now these are the matters that really hinder and create an issue because we don't have a policy around it. We don't have a framework under which these kind of decisions can be made. So people come up, अगर आप मुझसे आज पूछेंगे कि क्या सेफ सिटी प्रोजेक्ट अच्छा है, मैं कहता हूँ बेहतरीन है. उसकी एप्लीकेबिलिटी अगर आप अमेरिका में देखना चाह रहे हैं तो वहां पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन वहां पर उस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को आइसोलेशन में नहीं लाया गया. उस प्रोजेक्ट को एक फ्रेमवर्क के तहत लाया गया और उस फ्रेमवर्क को डेवलप किया गया जिसके अंदर प्राइवेसी लॉज, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके कोर्ट्स, उन सबको एस्टैब्लिश किया गया और उसके साथ साथ इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया. Now, coming back to your question, how can we take advantage and in the current scenario इस चीज को हम क्या देखा है हमने. So मेरा चूंकि अब पिछले to be honest 2-3 सालों से गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड इंटरेक्शन खत्म हो गया. We have not been part of any government's initiative in terms of टेक्नोलॉजी. PITB के अंदर जो चीज चल रही है सो चल रही है. बाकी गवर्नमेंट के साथ हम लोग बात तो कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ फोरम्स का हिस्सा जरूर है, लेकिन किसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इन्वॉल्व नहीं है. सो आई कांट कमेंट ऑन
where they have been successful or unsuccessful. But BISP की जो example जो अभी recently इन्होंने cross comparison करके different sources of data को करके इन्होंने identify किया where people misuse of the funds हो रहे थे. I think that's an example. Okay, how integrated data has been successful in terms of creating that right culture and the, achieving the right objectives. But the point is, jitna I am pretty sure mujhe unka naam bhul gaya hai, but Sania Nishtar sahiba ko jitna lashback uske baad face karna pada hoga, ye hum sab samajh sakte hain ki wo kitna hoga. But that was a bold step, and I think these are the kind of steps that are needed, and hopefully we'll move in the right direction. But if I missed out on any specific question that you wanted to ask, let नहीं, थैंक यू. मैं आप क्योंकि सवाल बहुत पाइल अप हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनकी तरफ जाना चाहूंगा, लेकिन थोड़ी सी एक एग्जांपल कोट करूं. आपने पंजाब गवर्नमेंट का जिक्र किया, टेराडेटा के सिस्टम पंजाब गवर्नमेंट में वी यूज, सर्विसेज दैट वी यूज. तो एक बड़ा इशू था कि लाहौर में जब देखा जा रहा था कि थेफ्ट हो रहा था, और ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं. आई होप कि मेरे पास सब दूसरे अननोन नंबर से फोन ना आ जाए इसके बाद मुझे, बट उसमें ये हुआ कि जहां से गाड़ियां चोरी हो रही हैं और बाइक्स चोरी हो रही हैं, उस डेटा को प्लॉट करने के लिए तमाम पुलिस थानों में मोबाइल फोन दिए गए कि जाके इंसिडेंट रिपोर्ट को जीपीएस पे प्लॉट कर दें, तस्वीर ले लें, हर जगह की प्लॉट कर दें. जब वो सारा डेटा इकट्ठा हुआ, उसको प्लॉट किया गया, तो देखा गया कि वो अमूमन उस जगहों पे हो रही हैं शायद जहां पे लाइट नहीं है. तो हमने कहा अच्छा स्ट्रीट लाइट्स को प्लॉट कर दें. स्ट्रीट लाइट्स की पूरी मैपिंग कर दी गई. फिर ये देखा गया कि क्या स्ट्रीट लाइट्स उस वक्त ऑन होती है, क्योंकि ये अमूमन रात को चोरी हो रही है और वो जगह ऐसी है जो वीरान है. फिर उसके ऊपर अगली लेयर प्लॉट की गई कि कहाँ पे आपकी पेट्रोलिंग हो रही है, आपकी गाड़ियां कहाँ पे प्लेस्ड है, गाड़ियों की लेयर प्लॉट की गई. तो पता चला कि वहां पे उस वक्त गाड़ी ही नहीं पेट्रोलिंग कर रही, वो दूसरे एरिया में है और वहां पे ट्रेंड ज्यादा है. तो इस तरह के बहुत सारी और एग्जाम्पल्स हैं, मैं देना अब नहीं चाह रहा इस वक्त, बहुत लंबी हो जाएगी डिस्कशन, जिसमें डेटा का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया गया. और सेफ सिटी जो कि वहां पे अकबर साहब, नासिर साहब और बहुत सारे अच्छे लोग इस वक्त मौजूद हैं, चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है, जहाँ ये डेटा मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी मौजूद है, और डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं. शायद ऑटोनॉमी है, शायद इसलिए कि उसमें सिटीजन की विल अब शामिल हो गई है, क्यों, उनकी ओनरशिप है, उन्होंने देख लिया कि इससे हमें फायदा हो रहा है. और इसकी ये भी डिबेटेबल है क्योंकि उस पर डॉल्फिन फोर्स के हवाले से भी काफी सारे रिसर्च के गैप्स आए थे, उसके ऊपर डेटा नहीं आया. खैर, मैं अब आता हूँ सवालों की तरफ. सवाल काफी सारे, कुछ के जवाब में देख रहा था कि हारून साहब ने भी लिख के दिए हैं. लेट मी क्विकली स्टार्ट टुवर्ड्स दिस. पहला सवाल यहाँ पे एक मैंने देखा, हाँ जी, अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग डेटा, ये एमएल बशीर का सवाल है, और इंजीनियरिंग इट, द रियल चैलेंज इज टू मेक द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी. तो वो हम कैसे गोल अचीव करें? वुड यू लाइक टू आंसर हारून कांत, कि क्या वजह है कि बातचीत तो बहुत अरसे से हो रही है, डेटा भी मौजूद है, इंजीनियर भी हो रहा है कुछ हद तक, लेकिन मेरा ख्याल है इसके लिए the right person to answer would be Harun Sharif साहब, being part of the government. I am part of the private sector. I can only नहीं, क्योंकि वो ठीक है, more specific stuff जो है ना वो हारून. Anyone from the panel who wants to answer? जी हारून साहब प्लीज. देखिए, इसके अंदर हुकूमत को बड़े बेसिक्स से शुरू करना पड़ेगा, और ये चीजें जो हैं, ये एक जो तब्दीली लानी है, मॉडर्नाइजिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल. आप यकीन करें कि हमारे तकरीबन 1936 के कवानीन हैं. फॉर इंस्टेंस, मेरा आप लोगों ने पता नहीं देखा, जो कमरा था जब मैं वजीर था, तो वो गालिबन उसके अंदर कोई 100 से 150 बंदे की मीटिंग हो सकती है, इतना बड़ा था. सो मैंने उनसे कहा कि जी इसको हम अगर आधा कर दें तो उसके अंदर हम डेस्क्स लगा के, आई रियली वांट पीपल जो कि रियल टाइम में लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो. जगह नहीं थी. सो देयर इज अ लॉ एक्चुअली गवर्नमेंट के अंदर के जी वजीर को कम से कम इतनी जगह चाहिए, दूसरे को इतनी चाहिए, उसके पीए का कमरा इतना होना चाहिए. सो पीपल रियली डोंट वांट टू चेंज. ये यूके ने इस तरह किया था जब बहुत साल पहले. सबसे पहली तो चीज ये है कि टॉप लेवल गवर्नमेंट के वजीर और सेक्रेटरीज हैं, उनसे अगर हम पीएस का काम ले लें वापस और उनसे कहें कि आपने ईमेल पे काम करना है. सो दैट इज हाउ दैट एक्चुअली द टॉप लेवल विल स्टार्ट लर्निंग के हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी. अभी तो बिल्कुल बेसिक टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल हो पा रही है हुकूमत के अंदर. दूसरा, जैसे मैंने कहा, जो यंगर हमारे ऑफिसर्स हैं वो अपने इनिशिएटिव्स के ऊपर बहुत सारी चीजें बना रहे हैं. कुछ समझ के बना रहे हैं, बहुत से लोग नासमझी में बना रहे हैं कि जस्ट टू लुक गुड.
دیکھیں نا, اور وہ مارکیٹ کو خراب کرتے ہیں ایٹ ٹائمز, اور قیمتیں مہنگی ہو رہی ہوں تو ڈی سی صاحب نے ایپ بنا دی کہ جی اس اسٹور سے خریدیں بڑا اچھا ہے. Now the question here is کہ یہ کام ان کا ہے نہیں. To answer your question, I think یہ جو ابھی گورنمنٹ نے کیا ہے, گورنمنٹ needs to look at the role of Information Technology Ministry again. Government needs to put on, you know, serious people. یہ جو projects میں آتے ہیں باہر سے لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے, وہ کام کر کے چلے جاتے ہیں. The key question is کہ اس کو سسٹین کیسے کیا جائے. حکومت ان چیزوں کو, انٹرونشنز کو, نہ ڈونر کی کو یا دوسری کو سسٹین نہیں کر پاتی. بٹ آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ جو ڈیجیٹل گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر کچھ ہارڈ سٹیپس لینے پڑیں گے, کیونکہ ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل وے آف ورکنگ ہے وہ اتنا آسانی سے نہیں بدل پائے گا. ابھی تک ہم ای میل پہ نہیں ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو اس سے زیادہ میں آگے کیا بولوں. جی, ابھی جیسے آپ نے سائن انسٹر کی بھی ایگزامپل دی کہ یہی اگر پیمنٹس ڈیجیٹلی دی جاتی میری نظر میں, شیز ڈڈ اے گریٹ جاب, بٹ بولڈ اسٹیپ کی بات ہے, بولڈ اسٹیپ نیڈز اے لاٹ آف رسک بیہائنڈ اٹ. تو آپ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جرنی میں شاید بہت آگے جا چکے ہوتے, کیونکہ کروڑوں کی اربوں کی پیمنٹ اس وقت ایک موبائل والیٹ پہ جا سکتی تھی. میں یہاں پہ ایک چیز کوئکلی ایڈ کرنا چاہوں گا, اور اس پہ ہارون شریف صاحب کا فیڈ بیک بھی لینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ہم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور there is a lot of confusion when we talk about digital transformation. That confusion spurs from the fact that ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا جو فوکس ہے وہ ایڈ ہاکزم کے اوپر بیسڈ ہے, نہ کہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. فار ایگزامپل, فار دا گورنمنٹ پرسپیکٹو, what Turkey has done, what Italy had done, which are kind of similar countries like ours, انہوں نے جب decide کر دیا کہ we have to make the life of a citizen better, they said our entire digital transformation and digital journey will be around a citizen. کہ کیسے اس کو ہم نے enable کرنا ہے ڈیجیٹلی, اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنی جرنی کا آغاز کیا, پرائرٹائزیشنز کی کہ کس چیز کو پہلے لے کر آنا ہے. ہمارے ہاں جی اٹس اے رن آف دا مل تھنگ, آج جی پیمنٹس کی بات ہو رہی ہے تو جی ہم نے ڈیجیٹل پیمنٹس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی. آج بات ہو رہی ہے جی سیکورٹی کے اوپر تو ہم نے سیکورٹی بھی بات کرنا شروع کر دی. کوئی انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرڈ اپروچ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم گول چکر میں گھومتے جا رہے ہیں. دیکھیں اس پہ میں بڑا کوئک سا کامنٹ دیتا ہوں. یہ جو آپ بات بالکل درست کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیٹا کی پاور حکومت کو سمجھ آنی شروع ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ ڈیجیٹلائزیشن کی. اور میں آپ کو دو اپنی اگزامپل دیتا ہوں. میں نے آج سے تقریباً 20 سال پہلے یہ ادارہ بنایا تھا, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن. اس کے اندر ہم نے یہ کیا کہ ایک آپ نے کمپنی رجسٹر کرنی ہوتی ہے تو ایک نیم سرچ ہوتا تھا, وہ ایک رجسٹر ہوتا تھا. سو میں نے وہ ساری کی ساری کمپنیوں کے نام رجسٹر سے اٹھا کے ایک کمپیوٹر پہ ویب سائٹ پہ ڈال دیا کہ جس نے کمپنی بنانی ہے وہ وہاں سے پڑھ لے, اگر نام آلریڈی ہے تو نہ یوز کریں. آپ یقین کریں کہ سب سے زیادہ پروٹیسٹ جو تھا وہ پڑھے لکھے اکاؤنٹنٹ سے آیا مجھے, بیکاز they were charging 25,000 rupees just to find the name of the company. So vested interest خالی حکومت میں نہیں ہوتا, وہ ہر جگہ جو جس کو ہم انفارمیشن asymmetry کہتے ہیں, people play with it. ٹھیک ہے نا جی. سو ایک تو میں ابھی میں نے یہ جو ابھی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 پوائنٹس ہم نے گین کیا ہے, اس کے اندر 70% یوز ڈیجیٹلائزیشن کا ہے. کہ مثلا اگر ٹیکس کی 17 پیمنٹس ہو رہی ہیں تو ان کو کلب کر کے ایک آپ ڈیجیٹل کو یوز کر کے کر دیں. بٹ اسی طرح میں نے بی او آئی میں ایک لاسٹ پہ بتا دوں ناکام کوشش کی. وٹ آئی واز ٹرائنگ جو اپنے لوگوں کی بہتری کی بات کی ہے. سو حکومت پہ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ حکومت ریسپانسو نہیں ہے نا. سو وٹ آئی ڈیڈ واز کہ اگر ایک خط کا جواب ایک افسر 3 دن میں نہیں جاتا تو آئی امپلیمنٹڈ اے سسٹم. میں نے اپنا نام نہیں لیتا, ایک پرائیویٹ کمپنی سے اٹھایا, کرتے کرتے اگر ایک ہفتے میں بورڈ آف انویسٹمنٹ جواب نہیں دیتا تو وہ لیٹر ریچز ٹو بی ایز چیئرمین. اوکے, سو دیٹ آئی اسٹارٹڈ نیمنگ اینڈ شیمنگ پیپل, رائٹ. بٹ وٹ وڈ ہیپن از دیٹ یو نو وہ دا سسٹمز ور سچ کہ وہ اس کو سارا وقت کریش ہی رکھتے تھے, اینڈ دے بیسکلی یو نو میڈ شور کہ وہ پرانی فائل ہی چلے. سو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو کچھ چیزیں کورس کرنی پڑتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کے کنسٹیٹوئنسی بلڈ کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ. آپ دیکھیں انفارمل اور رینٹ سیٹنگ سسٹم کا پرائیویٹ سیکٹر کو بھی بڑا فائدہ ہے. اٹس اے ویری کوزی ریلیشن شپ. اٹس ناٹ نیسسرلی دیٹ دے وڈ لائک ٹو چینج اٹ. سو جو چینج اٹ سیلف ہے وہ آ رہی ہے, لیکن یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, فریگمنٹڈ ہے. جہاں تک لوگوں کی فیسیلیٹیشن ہے وہ صوبہ اور ڈسٹرکٹ حکومت کے پاس ہے. انفارچونیٹلی سب کچھ اسلام آباد کر رہا ہے.
اسلام آباد کی تو میرا مطلب ٹوٹل پہنچ جو ہے وہ 1 ملین پیپل کی ہوگی, 2 کی ہوگی. یہ کام نیچے کے لیول پہ ہونے والا ہے, یہ اوپر کے لیول پہ نہیں. بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ ہائبرڈ. جی جی پلیز بلال. I wanted to add, I think one thing is quite clear کہ جو digitalization ہے, that's not obviously a panacea for every ill. So I think one of the things that happens in Pakistan and with respect to government is that وہ digital ہم transformation لے کے آتے ہیں in institutions where the rest of the institutional structures are absolutely not working. So for example, Supreme High Courts کا جو نظام ہے, کورٹ سسٹم جو ہیں, وہاں پر ڈیجیٹلائزیشن کی کافی کوشش ہوتی تھی پچھلے 5-10 سال سے. بٹ ایک چیز ہے کہ آپ ڈیجیٹلائز کر دیں, سو دوسری چیز ہے کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ ایکچولی جو سوالی ہے اس کے لیے بینیفیشل بھی ہو. تو اگر آپ نے جو باقی جوڈیشل سسٹم ہے, نہ آپ نے لاز ٹھیک کیے, نہ آپ نے انویسٹیگیشن ٹھیک کی, نہ آپ نے جج بڑھائے, نہ آپ نے ججوں کو اس پہ کیا کہ وہ فریولس کیسز نہ سنیں, نہ خود سو موٹوز لیں, تو وہ ڈیجیٹلائزیشن بیکمز casualty in all of this, and instead it gets a bad name to digitalization. It's not the digitalization that failed, it's our inability to correct the rest of the system. I would also say that one of the reasons why a lot of government programs اور جو سوال بھی تھا کہ کیسے successful کر سکتے ہیں, a lot of it fails because a lot of it is scaled back so prematurely. اس میں دونوں ریزنز ہیں. ایک یہ کہ جب ہم ڈیجیٹلائزیشن لے کے آتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ کوئی چیز ٹھیک نہیں کرے گی, اس لیے ان کے اوپر ایک پرسن لے آئیں اور اس کو پھر تھوڑا اختیار بھی دے دیتے ہیں کہ آپ تھرسٹ کر دیں. 5 سال بعد جب وہ چلا جاتا ہے تو بیوروکریسی sort of takes over and makes sure that everything is run over. So آپ پنجاب میں لینڈ ریکارڈز کے اوپر بات, لینڈ ریکارڈز ڈیجیٹائز ہوئے ہیں, وہ اس میں بھی ایوری ناؤ اینڈ دین دیر از دس ٹاک کہ آپ پٹواری نظام واپس لے آئیں, وہ جو ملینز آف ڈالرز خرچ ہوئے اور اور تھاؤزنڈس ملینز آف ڈیز آف پیپلز ورکس ہوئے, اس کو ریورس کرنے کی بات ہے. تو ایک لا میں چینج کی ضرورت ہے. آئی تھنک دیٹ some of these government initiatives needs to be protected by law. No one's whim or political government's whim should change it. And then the government should also make sure that وہ ایک consensus کے ساتھ لے کے آئیں چیزیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جانے کے بعد کوئی consensus نہ ہو. بڑی اچھی بات کی. میرے خیال میں اس میں سب سے بڑی چیز جو اس کا میری ناقص تھوڑے لمیٹڈ ایکسپیرینس میں وہ ہے سٹیزن اونرشپ, کہ اگر ویلیو ایڈ مل رہا ہے نا سٹیزن کو تو وہ پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. 1122 بھی جب سٹارٹ کیا گیا تھا, ایک اور پولیٹیکل گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا, دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ نے آتے ساتھ اس کا بجٹ کٹ ڈاؤن کر دیا تھا, اور it took them time, لیکن اتنی جلدی اس کو وائپ آؤٹ نہیں کر سکے. And then they actually politically benefited from it, they made it from a Lahore only initiative to a Punjab wide initiative, اور آج آپ اس کے benefits دیکھ رہے ہیں. آپ نے بھی example دی, اچھی بات ہے. میرے خیال میں ہارون شریف صاحب نے, آپ سب نے جو بات کی کہ it's a hybrid, sometimes you have to shove it from the top, you have to show the leadership, but sustainability تب آتی ہے جب bottom up اس کی ownership ہوتی ہے, that everyone within the organization, especially the middle management, owns it. جو 3 سوال ہے میں اس کو کلب کر کے کر رہا ہوں جو یہاں پہ آئے ہیں, وہ آئے ہیں کلچرل مسفٹ کے حوالے سے, جس میں ذکر کیا گیا کہ پلاننگ کمیشن کا بڑا لمبا ایک پروسیس ہے, PC1 سے لے کے PC5 تک, بہت ساری دنیا پروجیکٹس کے PC5 نہیں بنے ابھی تک, تو مانیٹرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی کنسالیڈیٹڈ کہیں پہ ڈیٹا موجود نہیں ہے جس سے اگلا پروجیکٹ انیشیٹ کرنے کے دیکھا جا سکے. کہ اگر آپ کوئی نیا پروجیکٹ یا فیزیبلٹی کرنے جا رہے ہیں تو این ممکن ہے کہ یہ پہلے ہوا ہو, تو انسٹیٹیوشنل میموری میں کہیں پہ نہیں ہے, تو دیکھا نہیں جاتا, اس ڈیٹا کو نہیں دیکھا جاتا. کیا یہ کلچرل ایشو ہے؟ اسی سے ریلیونٹ تھوڑے سے اور سوال بھی ہے. کہا گیا کہ ہم جب ایجوکیشنل سٹرکچرز کی بات کرتے ہیں کہ وہ شاید کلچر کو انفلوئنس کرتے ہیں, اور اگر یہ کلچرل ایشو ہے, دس از ڈائریکٹڈ ٹورڈز ہارون شریف صاحب, تو ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, کیسے انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ جو اگنور کرتے ہیں ہم ڈیٹا کو, یہ جو ایک پریولنٹ ٹرینڈ ہے ہمارے ملک میں, اسے کیسے انفلوئنس کیا جائے. جی دیکھیں جی, جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کا ایک تو بڑا ہمیں جو ڈیل کوآرڈینیشن فیلور از اے ویری ریگولر فیچر ہماری زندگی میں نا, اور وہ کوآرڈینیشن فیلور کی کچھ تو قانونی وجوہات ہیں کیونکہ ایک فیڈریشن کا سٹرکچر ہے, پھر دوسری سیاسی وجوہات ہیں کیونکہ مختلف حکومتیں مختلف صوبوں میں کام کرتی ہیں, ان کی آئیڈیالوجی, کام کرنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے,
सो हम जनरली सेंट्रलाइज, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन करनी बहुत मुश्किल है. मैं आपको जहां तक हुकूमत प्लानिंग कमीशन, तो मैंने आपसे अर्ज किया ना जी कि दैट इज बेसिकली रिपोजिटरी ऑफ विश लिस्ट्स. वो हर डिपार्टमेंट अपनी एक विश भेज देता है, वो एक PC1 पता नहीं कब से चला आ रहा है. देखिए दुनिया हैज मूव्ड ऑन और हमें सीखना चाहिए. जो मैंने सबसे बड़ा मेरे लिए कि जब मैं 1 साल हुकूमत में था, आई वाज फॉर्चुनेट क्योंकि नया ना था, जोश भी था, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ जो पहले 5 ट्रिप्स थे आई वेंट विद हिम. जहां मैं प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हुआ कि वो अरब मुल्कों को देख के उन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है. नॉर्मली वी थॉट कि ये सब तेल की पैसे पे ऐश कर रहे हैं, ये लोग दूसरों से काम करवाते हैं. तो मेरी अगर एंट्री पॉइंट होगी लोगों की जिंदगी आसान करने की, दैट इज बेसिकली ऑटोमेटिंग दी प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस ऑफ द गवर्नमेंट. जो प्रोक्योरमेंट है हमारी, दैट इज ए नाइटमेयर. इसलिए हुकूमत जो है, कोई भी आप अगर काम करते रहे पंजाब गवर्नमेंट में, वो डोनर से कहेगा कि प्लीज आप बंदा हायर कर दें, मैं बंदा नहीं हायर कर सकता. अब वो ऊपर से उनको नैब का डर लग गया है कि जी मैंने कोई खर्चा कर दिया तो पकड़ा भी जाऊंगा. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज के आपको मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. 1-2 ममालिक का MOU मैंने चीन से साइन करना था. जो एक MOU था, चीन हमसे कितना बड़ा मुल्क है, उन्होंने अपनी सारी लेयर्स को कोऑर्डिनेटेड तरीके से 4 घंटे में मुझे फाइनल ड्राफ्ट भेज दिया. इट टुक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 4 months to clear these 1.5 pages. क्योंकि एक तो वो मैनुअल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अभी तक कानून के अंदर जी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, लॉ मिनिस्ट्री अपने तरीके से काम करती है, दूसरा अपने तरीके से करता है. तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि कुछ सिस्टम्स को यू नीड टू जस्ट थ्रो इट आउट. और मेरी एंट्री ये होगी कि अगर आप ऑटोमेटेड प्रोक्योरमेंट कर दें तो एक तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी. आपने अगर बिड किया प्रोजेक्ट के लिए, आपको स्क्रीन पे पता हो कि मेरी बिड 4 दिन बाद यहाँ होगी, उसकी वैल्यूएशन का ये प्रोसेस है, ये क्राइटेरिया है. या सिमिलरली प्राइवेटाइजेशन, पीपल एक्चुअली सेल एसेट्स विदाउट ह्यूमन टच. सो ये चीजें जो हैं ये लोगों के लिए जब तक हम नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा एक रेंट सीकिंग का एलिमेंट है. इट्स एन ओवर रेगुलेटेड गवर्नमेंट. जो लोग कहते हैं ना नया कानून बता दो, रिफॉर्म ये है कि आप कानून घटाएं. It's an over-documented, over-regulated, inefficient system. जो लोग हैं वो तरीके और कवानीन कम कर रहे हैं. रिफॉर्म खाली ये नहीं होती कि हम नई चीज करें, रिफॉर्म ये होती है कि हम पुरानी चीजों को खत्म भी करें. So all I'm trying to say is कि ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं. जैसे आपने कहा कि प्रोजेक्ट्स की रिपोजिटरी नहीं होती, अभी तक मैनुअल फाइलिंग चलती है. ये जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि मेक इट पेपरलेस. अच्छा, होता ये है कि जब ऑटोमेट करते हैं तो आप ब्यूरोक्रेट का काम डबल कर देते हैं. वो फाइल भी रखता है और उस गरीब को कंप्यूटर पे भी एंट्री करनी पड़ती है. सो द क्वेश्चन हियर इज कि अभी तक सिक्योरिटी ऑफ डेटा सिस्टम्स अभी उस लेवल पर नहीं आए हैं. स्टार्ट स्मॉल, ऑटोमेट दीज थिंग्स. आप बहुत सारी करप्शन भी घटा पाएंगे और हम अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ा पाएंगे अगर हम 1 या 2 चीजें पकड़ लें. मैं बिजनेसमैन से डील करता हूं, वो आपको डबल टैक्स देने पर तैयार है अगर वो टैक्स मैन के साथ उसका इंटरेक्शन ना हो. सो एज लॉन्ग एज वी यूज डेटा एंड पीपल सी उसके बेनिफिट्स, तो उसकी कंस्टिट्यूएंसी बनने लग पड़ेगी. जब कंस्टिट्यूएंसी बनेगी तो कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिशियन उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा. ठीक है ना. सो दैट्स हाउ द सोसाइटीज एक्चुअली चेंज इनटू एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट and also coordinated manner. Physical coordination, हमारी egos इतनी high है कि पाकिस्तान में मेरी उम्र में तो नहीं होने लगी. So as long as हम ये individual से निकल के इसको उससे उस ट्रैक पे नहीं लाते, तब तक ये कोविड का ये फायदा हुआ है. वैसे जैसे कि वेबिनार्स हो रहे हैं, इस तरह हुकूमत ने भी बातचीत करनी शुरू कर दी है क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन घट गया. So maybe वो कहते हैं ना कि आपकी डिजिटल जर्नी के लिए पीछे कौन था, CDO, CTO या कोविड? तो हमारे यहाँ कोविड होगा इंशाल्लाह. मैं एक चीज जो आपने हारून साहब बात की, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है उसको ऑटोमेट करने की, वेरी इंटरेस्टिंगली दिस इज क्वाइट वो कहते हैं ना इत्तेफाक की बात है.
I was part of this project for the government of Pakistan back in 2006-7 called जो था इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट डायरेक्टरेट हुआ करता था, EGD बना था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, और उनके साथ हमने काम किया था. और PPRA जो है उसके साथ हमने मिलकर एक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए कोई 4 से 6 महीने की कंसल्टिंग की थी, जिसमें इस कंपनी में मैं था उस वक्त. हमने बाहर से कंसल्टेंट्स को बुलाया, UK से कंसल्टेंट्स को बुलाया, साउथ अफ्रीका से एंड UAE से कंसल्टेंट्स को बुलाया, ताकि हम बैठ के उसके ऊपर देख सके कि व्हाट मॉडल इज बेस्ट फॉर पाकिस्तान गिवन द PPRA rules that exist and what should be the way and approach of the forward looking procurement. सब कुछ जमा हो गया कंसेंसस के साथ, and now it was supposed to be presented to the planning commission and to the cabinet, and then we never know what happened. So ऐसा क्या है कि देखिए इंटेंशंस हर दौर में रही है. मैं आज से तकरीबन 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. 15 साल पहले ये सारा कुछ स्केलेटन बना हुआ है इसका, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका. ये डोनर का कसूर है जी. अच्छा भला देखिए, क्योंकि आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कंसल्टिंग में जो खर्च कर देते हैं, हुकूमत ने अपने खर्च किए होते ना, सो वो उसको एटलीस्ट अकाउंटेबल करती. होता ये है कि आपने सारा फैंसी अच्छा काम करके आपने एक एडिशनल सेक्रेटरी साहब को दे दिया, आपने उनको दे दिया, 3 महीने बाद वो ट्रांसफर हो गए, आपका सारा काम खत्म हो गया. नए साहब आए, उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो पुराना प्रोजेक्ट था. People like to generate new projects because that's where you actually get power. People don't like to benefit from the knowledge you already have. आप हंसेंगे, मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं डोनर्स के कि एक स्कूल को 6 डोनर फंड कर रहे थे और वही एक बंदा 6 रास्तों से उनको दिखा रहा था. देखिए ये चीजें we got to understand कि ये अब पाकिस्तान को डिनायल से निकलना पड़ेगा. देखिए डोनर तब तक ही अच्छा है अगर हम उसको इस्तेमाल करें ना प्रोडक्टिवली. अगर हमारे लोग कैप्चर हो जाएगा इदारा उसी ब्यूरोक्रेसी के पास जो मैंने शुरू में अर्ज किया, जो पेटनेज बेस्ड है, जो लॉबियस्ट बेस्ड है, जो रेंट सीकिंग पर है, जिसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस नहीं है. सो इसलिए आपको एक चैंपियन क्रिएट ऐसी जगह करना पड़ेगा जो ब्यूरोक्रेसी से ऊपर हो. सियासतदान बेचारा काम करना चाहता है, उसको आता नहीं है, लेकिन दैट इज वेयर द गैप नीड्स टू बी फिल्ड एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी डन. देखिए मैं आपको वजीर आजम की बताता हूँ, मैंने अगर उनको 80 तजावीज दिया ना, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे लिखा हुआ गुड आइडिया गो हेड. नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि वो तो बेचारा करना चाहता है, बट इट वोंट गो टू द नेक्स्ट लेवल बिकॉज वो उसी ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट है, यू नो, जिसका इंटरेस्ट हो. I would request हम थोड़े से 2-3 questions quickly कर लें and then we move on. I know कि इस वक्त सब लोग एक national tragedy जो थोड़ी देर पहले हुई regarding the plane crash, उसकी वजह से बहुत concerned है. Unfortunately मैंने अपने एक बहुत अजीज का नाम भी पढ़ लिया है उसमें लिस्ट में, और वो मेरे बॉस भी रह चुके हैं फॉर्मरली गवर्नमेंट में, खालिद शेरदिल साहब, very prominent bureaucrat. And I hope he survives. खैर quickly we'll go through. एक सवाल जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक पेंडोरा बॉक्स आपने खोला था डेटा प्राइवेसी के हवाले से और ऑथेंटिसिटी के हवाले से. And I would request Bilal and then probably if any other panelist wants to answer to this as well. तो इसमें अभी जो बातचीत हो रही है, चाहे वो पेंडेमिक के हवाले से जो डेटा इकट्ठा हो रहा है, इस पे आपको पता है बहुत सवाल उठ रहे हैं, डेथ के हवाले से, रिपोर्टिंग के हवाले से. ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करना एक बहुत बड़ा इशू है, और उसी की, और अगर वो डेटा रिलायबल नहीं है तो आप जो पॉलिसीज उस पे बना रहे हो दैट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ मिलियंस, राइट. तो कोई ऐसा डेटा है पूल गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए क्या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आ सकता है जिसमें आप उस डेटा को चेक कर सकें, क्योंकि हर कोई इस वक्त साइलोज में काम कर रहा है. तो ये 2-3-4 सवाल हैं जिसको मैंने बेसिकली क्लब करके आपसे पूछ रहा हूँ. और दूसरा जो इशू है कि वो है रिलायबिलिटी, और वही डेटा स्टेट बैंक भी इकट्ठा करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इकट्ठी करती है, इकोनॉमिक अफेयर्स इकट्ठी करती है, और बहुत सारी और इदारे कर रहे होते हैं एक ही डेटा को रिपोर्ट करने के लिए, पर उनकी अपनी अपनी सोर्सेज होती है समटाइम्स. तो इनकी इसलिए रिलायबिलिटी भी बाज़ वक़्त क्वेश्चन हो जाती है. जी. I think जो data है, जैसे I think some panelists also mentioned previously as well, data can be interpreted in 100 ways. I think so.
جو ڈیٹا کی ایکوریسی ہے اور اس کی ویلیڈیٹی ہے, I think that works in a marketplace. So for data to test to pass the test of accuracy and validity, we need to create a marketplace of data sets where all the data that the government creates. I think پاکستان میں قانون ہے, وہ قانون implement نہیں ہوتا. Government کا جو بھی data ہے, everything should be completely open to scrutiny, and then the government needs to also move out of the data creation business to some extent as well. So PBS جو ہے اس کو why does it have to be PBS who is generating data? The government can outsource that work to private companies, and we would get to see if the data being generated is of good quality. There could be competitors who are generating the same data so that the government has a fair sense of things. بہت سی چیزوں میں گورنمنٹ اس طرح سے کر بھی رہی ہے. سو جو نیشنل اسٹیٹسٹکس ہیں یا امپورٹنٹ چیزیں ان کو, سو آئی وڈ سے دیٹ اوتھینٹسٹی اینڈ ویلیڈیٹی کے لیے سب دا لارجسٹ تھنگ دیٹ کین بی ڈن از بیسکلی ٹرائنگ ٹو کریٹ اے کمپٹیشن. ہمارے یہاں بہت سی چیزیں بہت ہی آرکائک بھی ہیں. مثلاً آپ حیران ہوں گے کہ نیشنل اسٹیٹسٹکس جو ہیں پروونشل لیول کے اوپر کولیٹ کرنے یا پبلش کرنے جو ہیں وہ آؤٹ لاڈ ہیں. تو 1971 میں جب بنگلہ دیش والا ڈیبیکل کے بعد سے جس میں کہا گیا کہ نیشنل اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ایک کنٹریبیوٹنگ ریزن تھے ان کی سینس آف ڈیپریویشن میں, تو دا گورنمنٹ آؤٹ لاڈ details of that sort of data to be shared. So we need to create a lot of openness in data that the government is creating. We need to allow other people to create data. The government needs to outsource data generation so that ایک ایلیمنٹ آئی تھنک مستقل یہ رہتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ کی اتھارٹیز ہیں, ہمارے یہاں ریگولیٹری اتھارٹیز اور انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز کا کانسیپٹ جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکا. ورنہ ٹیکنیکلی جو پی بی ایس ہے وہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ نہیں ہے, گورنمنٹ سے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے بھی لوگ ہیں اور اوورسینگ باڈیز بھی ہیں. تو ایک مزید اٹیمپٹ کی جا سکتی ہے آف ٹرائنگ ٹو میک شیور دیٹ سارٹ آف انڈیپینڈنس اینڈ سیپریٹ اینٹیٹی. ادروائز تو گورنمنٹ جو ہے اپنے بارے میں خود ہی ڈیٹا کریٹ کیے جا رہی ہے, اسی لیے اس کی رسپیکٹ بھی نہیں ہوتی. So when the government says کہ اچھا GDP جو ہے وہ 0.5 ہو گئی ہے, a lot of people say یہ 0.5 نہیں ہوئی, آپ لائف اسٹاک کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی اور مس انٹرپریٹ کر کے آپ ڈال رہے ہیں. A lot of people said Ishaq Dar would fudge numbers and probably he did. And then ہمارے ہاں اس طرح کا کانسیپٹ بھی ہے کہ نیشنل سچویشن کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو نمبر فجنگ جو ہے وہ بھی چل سکتی ہے. So the solution is basically to create a marketplace to make private sector get in. The government should get out of all of this. Independence of government institutions away from the bureaucratic and political interest. At the same time, I think جو privacy والا issue, I think that's very, very crucial. I think my understanding is that one reason why a lot of data projects eventually fail is because they don't have, Pakistan does not have a very good data regulation law. So جب لا نہیں ہوتا تو پھر جو آپ بے دریغ ہو کر اور نڈر ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتے, بیکاز یو آلویز پروسیبلی ٹریمپلنگ اوور وائلیشن. اور وہ جو آپ پہ قدغن لگانا چاہتے ہیں وہ آپ پہ کسی بھی وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس قانون سے مبرہ ہے. اس لیے پاکستان میں ڈیٹا ریگولیشن پہ اور پرائیویسی کے اوپر لاز بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ لاز جو ہیں دے ہیو ٹو be created and negotiated way. Otherwise ہم جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں, ہم اتنے ریگولیشنز لے آتے ہیں اور ہم گلا گونڈ دیتے ہیں. تو ریگولیشن کی ضرورت بھی ہے, مگر ایسے ریگولیشن کی کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا گلا نہ گھونٹ دے. پی ایم ایل اینڈ گورنمنٹ نے اس سے سملر چیز کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بین لگا دیا, یا اس گورنمنٹ نے یوٹیوب پہ ٹیکس لگا دیا. آپ کی بات صحیح ہے, میرے خیال میں بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, بہت پری میچور ہیں. ڈیٹا پرائیویسی اور پروٹیکشن اور سیکیورٹی شاید ابھی فار فیچ لگتے ہیں, کیونکہ ابھی جو چیزیں بہت برننگ کوسچنز اور ایجنڈا ہیں امیڈیٹ ڈیجیٹلائزیشن پہ, وہ ہر پولیٹیشین کو یا پالیسی میکر کو لگتا ہے کہ یہ پہلے کر لیں. تو ڈیٹا پرائیویسی شاید چوتھے 5ویں نمبر کی پرائرٹی ہے, جہاں سے میرے خیال میں یہ فلاز شروع ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کبھی ایڈریس ہی نہیں ہوتی, نہ پہلے ہو پائی ہے, اور ہم وہ کام کرتے رہتے ہیں جو پہلے بھی چل رہے ہیں لیکن کمپلیٹ نہیں ہوئے, پر اس کو ہمیشہ سے اگنور کرتے آئے ہیں.
Thank you so much. There is so much to talk about this. Questions भी भर रहे हैं मेरे पास, Facebook पे भी questions आ रहे हैं. लेकिन any last words I would say कि if you would like to add, especially मैं समझना चाह रहा था कि अगर प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करे, जिस तरह भी आपने कहा कि डेटा को आउटसोर्स करें, क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है. एक इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले लिया था जब उन्होंने ओपन डेटा के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, opendata.gov.pk के नाम से, opendata.punjab.gov.pk. तो उन्होंने काफी डेटा पब्लिक कर दिया, पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग का स्पेशली डाल के कि आप देखें कि कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है, कहाँ हिस्टोरिकली कितना लगा है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्कूलों का डेटा, अस्पतालों का डेटा, एजुकेशन सेक्टर का. और उसके बाद ये किया गया कि आप बताएं कि क्या वाकई ये हुआ, तस्वीरें बताएं, दे के एविडेंस दें. और आप मुतमईन हैं, आप समझते हैं कि स्कूल में पैसा गया है, पता चले स्कूल तो था, टीचर कभी आया ही नहीं, साल से तनख्वाह हुकूमत ले रही है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की. इसी तरह से data.gov के नाम से बहुत बड़ा इनिशिएटिव मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका इस्तेमाल इतना नहीं हुआ. I know there is we've taken a lot of time from the panelists, more than what I had requested for, so my apologies for that. And my apologies to the audience as well. आपने बहुत सारे questions किए हैं, कुछ हमारे panelists हैं उसमें खुद जवाब भी दे दिए हैं आपको. आपके जो सवाल फिर भी रह गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये सारे I would request my team कि हम compile कर लें और email कर दें panelists को. If they would like to answer, we will get back to you. हमारे पास आपकी email addresses मौजूद हैं. Once again आप सबका बहुत शुक्रिया. Unfortunately इस incident जो भी एक national tragedy हुई उसकी वजह से कमल साहिबा हमें ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन वो एक रिकॉर्डिंग पे थी टीवी के शो पे और वो इंटरप्ट हो गई बिकॉज दे हैड टू ब्रेक द न्यूज़ एंड देन शी गॉट स्टक देयर. एंड डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन वो टेक्निकल कुछ इश्यूज की बनियाद पे कैरी ऑन नहीं कर सकी. बट वंस अगेन थैंक यू सो मच हारून शरीफ, हारून खान एंड बिलाल आपका. एंड आई ऑल्सो थैंक आवर पार्टनर्स नेशनल डायलॉग फोरम, शहरियार एंड अदनान एंड अहमद एंड ऑल्सो गैलप पाकिस्तान. Stay safe everyone. पेशगी ईद मुबारक हो सबको, लेकिन आई होप कि हम इस ईद को बहुत रिस्पॉन्सिबली गुजारें. और इस वक्त एक सानिया ऐसा हुआ है कि सारी कौम जो है वो एक शॉक की स्टेट में है. आई होप दिस ईयर डजंट ब्रिंग मोर ट्रेजेडीज फॉर अस. खुदा हाफिज जी. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Allah Hafiz.